एज सीकर में आप सभी का स्वागत है। 2021 के पीवाई क्यू एनालिसिस करेंगे। 22 के कर लिए, 23 के कर लिए। चलिए इसको भी जल्दी से हम ख़त्म करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आए थे 2021 में। अब यहाँ पर नोट करना, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी से सबसे ज़्यादा आए हैं। जैसे आपको पता है, वैसे डोमिनेंट हमेशा हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी से 2021 में 20 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आईआर में 17 और आईजीपी में 17 पूछेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी में अगर देखें 12 पूछेंगे, और बाकियों का तो डब्बा ही गोल है। जैसे जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस 1, और पब्लिक पॉलिसी से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया था क्योंकि नया था और शायद एनटीए ने इसको टच नहीं किया। अब धीरे धीरे पब्लिक पॉलिसी में वो पबैड भी लेकर आ रहा है 2022 में, जैसे मैंने आपको दिखाया 2023 में भी ये चीज़ रही है। तो इस तरह से आपने देखना है कि एनटीए सीयूईटी पीजी के सिलेबस को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर धीरे धीरे चीज़ें समझ रहा है, कर रहा है। ठीक है, अंदर ज़्यादा डीपर जा रहा है, कंसेप्ट्स के लेवल पर, टॉपिक्स लेवल पर, सिलेबस के यूनिट लेवल पर। बट कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, कुछ चीज़ें फिर भी कांस्टेंट है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स तीनों साल जो है अच्छे खासे उसमें से क्वेश्चन आए हैं, इवन आईआर में से भी। तो ये दो जो यूनिट है ये डोमिनेंट रहे हैं। अब देखते हैं 2024 में क्या कुछ चेंज होता है, या ये ही दो डोमिनेंट रहने वाले हैं। क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी पहली बार डोमिनेंट था, लेकिन उसके बाद नहीं रहा है। तो ये मैंने आपको 2022 में बताया था, 5 यूनिट पे आपने फोकस करना है मेनली सीयूईटी के पीजी में। वो है पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आईआर, और आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे फोकस कर सकते हो थोड़ा बहुत। और बाकी के यूनिट जो है उस पर अगर थोड़ा सा कम भी फोकस करेंगे चल जाएगा। कम फोकस करना, इग्नोर मत करना। चलिए बात करते हैं कि ये वीडियो 2021 के पीवाईक्यू सॉल्व करने से 2024 के एग्ज़ाम में कैसे हेल्प मिलेगी। इन डेप्थ में एनालिसिस तो मैं दे ही रहा हूँ आपको, इसके साथ आपको यूनिट वाइज सोल्यूशन मिल जा रहा है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है, आपको सोर्सेज पता चल रहे हैं एनटीए कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कौन सी बुक है जो पढ़नी चाहिए। इसके साथ आपको ये बताएंगे कि हर यूनिट को आपने कैसे टैकल करना है। चलिए अब बात करते हैं 2024 के एग्ज़ाम के लिए मैंने कहा था 4 वेपन्स हम देंगे, जिसमें से हमने फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका नाम है एजुसीकर क्विज, उसको लॉन्च किया, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड एजुसीकर सीयूईटी पीजी ई बुक्स चाहिए, रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड इसका अच्छा है। आने वाले दिनों में ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 मार्च का 2024 का, उसमें भी ट्रैक रिकॉर्ड इसकी अच्छे आने की ही संभावना है, क्योंकि इस तरह से ही इसको हमने तैयार किया है। फिर हमने पेड टेस्ट सीरीज़ दी है, एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज़, वो भी लॉन्च हो सकी है, उसका भी लिंक है। आपको टेस्ट अच्छे से करने चाहिए, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में। 2023 में जो पैटर्न चेंज हुआ था, जो शौक लगा था, अगर ये टेस्ट सीरीज़ आप करके जाते हो, वो शौक आपको एग्ज़ाम में नहीं लगेगा, क्योंकि शौक हम पहले ही दे देंगे, आपको शौक प्रूफ बना देंगे। क्वेश्चन पैटर्न डिफ़िकल्ट तरीके से जो एनटीए सेट करके आपको डराता है फाइनल में, वो हम पहले ही बता देंगे, आपको प्रिपेयर करा देंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आने की भी संभावना है। तो एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज़ सीयूईटी पीजी की आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर हम क्विक रिवीजन वीडियोस जो है वो लेकर आ रहे हैं। पीवाईक्यू उसी का नमूना है, धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे। एग्ज़ाम पास आ रहा है, पढ़ाने का भी मज़ा आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पर स्टूडेंट जो है काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के क्वेश्चंस को। सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, उसमें आपसे पूछा है कि फॉर्म क्या जो कंसेप्ट है वो किस थिंकर के साथ एसोसिएटेड है। इसका राइट आंसर है प्लेटो के साथ एसोसिएटेड है। प्लेटो क्या कहते हैं? प्लेटो कहते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म की बात करते हैं। उनके अकॉर्डिंगली ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फॉर्म का ये जो कंसेप्ट है, हमें समझाता है, रियलिटी को समझने में हमारी मदद करता है। ये कहते हैं कि हम जो देखते हैं और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना डेली लाइफ्स में, उसमें एक चीज़ है, वो एक्चुअल रियलिटी नहीं है, रियलिटी की एक रिप्रेजेंटेशन है। रियलिटी नहीं है, फिर से सुनिए, रियलिटी की एक रिप्रेजेंटेशन है, जिसको लोग यानी रियलिटी को वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन पे वो इन्फ्लुएंस करती है। तो ये जो बात है, यानी लोग देख नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सी द एक्चुअल रियलिटी। वो एक्चुअल रियलिटी की रिप्रेजेंटेशन ही देखते हैं। ये चीज़ों को समझाने के लिए कि ये क्या मसला है, ये क्या कहना चाहते हैं, फिर रियलिटी क्या है अगर ये रियल नहीं है,
इसके लिए वो एलेगरी ऑफ केव जैसी चीज़ें लेकर आते हैं आपको समझाने के लिए। और उसी में से एक चीज़ और है, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का कंसेप्ट, जिसको लेकर आते हैं। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का कंसेप्ट उन्होंने अपने कुछ राइटिंग्स में दिया, जिसको हम डायलॉग्स कहते हैं, जैसे फेडो में मिलता है, रिपब्लिक में मिलता है, फेडरस में मिलता है। इसमें ये मेंशन है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में। अगर इसके सोर्स की बात करें तो सुब्रता मुखर्जी की बुक से और हमारी CUET की ई बुक से भी मिल जाएगी ये चीज़ें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी राइटिंग जो है वो प्लेटो की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अपॉलॉजी जो है वो प्लेटो ने लिखी है। अब ये अपॉलॉजी क्या है, 399 BC में लिखी गई है। सॉक्रेट की जो स्पीचेस है उसको लेकर लिखा गया है। अपॉलॉजी का मतलब होता है ग्रीक में अपॉलॉजिया वर्ड से निकला हुआ शब्द, यानी डिफेंस, ना कि माफ़ीनामा है। अपॉलॉजी का मतलब यहाँ पर डिफेंस है। डिफेंस सॉक्रेट जब सज़ा सुनाए जाने से पहले सारी जो डिबेट होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सॉक्रेट्स को, आपको पता है सॉक्रेट्स को मार दिया जाता है, उससे पहले वो कौन सी बातें रखते हैं अपने डिफेंस में, वही स्पीचेस इसका पार्ट है, जिसको अपॉलॉजी कहते हैं। प्लेटो ने लिखी थी। क्यों? क्योंकि प्लेटो के गुरु थे सॉक्रेट और उनकी सारी बातें उन्होंने उसमें ऐड की थी। सुब्रता मुखर्जी भी मिल जाती है हमें ये, और पता चल जाएगा आप एजुसीकर की जब ई बुक भी पढ़ते हो CUET की, उसमें भी मेंशन है प्लेटो की कौन कौन सी बुक को कौन सा ईयर है। अरिस्टोटल के लिए यूडीमानिया क्या है ये आपने बताना है। कौन सा मीनिंग सही मैच करता है? इसका राइट आंसर है ह्यूमन गुड सही मैच करता है। तो थोड़ा सा समझ ले ये क्या है। ये एक वो कंसेप्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि हाईएस्ट गुड ह्यूमन बीइंग में क्या है, वो हाईएस्ट क्या अचीव करना चाहते, ठीक है, पढ़ना चाहते हैं, जॉब लगना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, लाइक क्या क्या करना चाहते हैं। एट द एंड गाड़ी बंगला कुछ भी ले ले, वेल्दी बन जाए, पावर अचीव कर ले, स्टेटस में आ जाए, वही बड़ी पोजीशन हासिल कर ले, एट द एंड वो एक चीज़ जो फोकस कर रहे हैं वो है वेल लिव्ड लाइफ, फुलफिल विद द हैप्पीनेस, ये अरिस्टोटल कहते हैं, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं पर वही हाईएस्ट गुड को अचीव करें, विच इज़ एक हैप्पीनेस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वेल लिव्ड लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं। यूडीमानिया का मतलब कई स्कॉलर्स ने इसको कई साल तक हैप्पीनेस ही ट्रांसलेट किया है, बट यहाँ पर अब थोड़ी सी क्लैरिटी मिल चुकी है कि यूडीमानिया जो है, जिस हैप्पीनेस है ना, उसको भी सही तरीके से समझा जा सकता है, कॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे इसका मतलब होता है वर्चुअसली जीना। वर्चुअसली जीना क्या होता है, आगे चल के निकोमैकियन एथिक्स जो आएगा आपको क्वेश्चन, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। और पहले भी मैं आपको पिछले PYQ जो 2023 का किया था, 2022 का किया था, उसमें समझा रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। देखिए आ गया, निकोमैकियन एथिक्स किसने लिखी है, राइटिंग किसकी है, ये पूछा गया है आपसे। लगता है एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, जब भी अरिस्टोटल का कोई क्वेश्चन पूछना है। इसका राइट आंसर अरिस्टोटल है। और समझते हैं इसके बारे में कि क्या कहते हैं। निकोमैकियन एथिक्स कब लिखा गया? 350 BC में। यहाँ पर हैप्पीनेस की बात करें। अब वर्चुअस जीना क्या होता है, यहाँ तक हम पहुँच गए थे ना पिछले क्वेश्चन में, समझिए। कहते वर्चुअस लाइफ जीने के लिए ना दो तरह की वर्चुअस पे खास फोकस करना है। एक होती है मॉरल वर्चू, कि आप अपने अंदर करेज, साहस, जनरॉसिटी या जस्टिस जैसी चीज़ों को पैदा करते हो, या इनके बारे में समझते हो, ये क्वालिटी अपने अंदर लेकर आते हो। जस्टिस का यहाँ मतलब है आपको समझ होना गुड और बैड की, ठीक है। और इसके साथ इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ पे भी काम करते हो, नॉलेज, विजडम एंड इंसाइट, इन सब चीज़ों पर काम करते हो। जब ये दो वर्चूज़ पे आप डिटेल में काम करते हो ना, इन चीज़ों पर फोकस करते हो और अपने आप को डेवलप करते हो इस लेवल के लिए, तो आप एक वर्चुअस लाइफ जीते हो। जब आप वर्चुअस लाइफ जीते हो आपकी लाइफ में, फिर हैप्पीनेस ही आएगी। ये निकोमैकियन एथिक्स में यूडेमेनिया के कंसेप्ट से अरिस्टोटल यही समझाना चाहते हैं। अगर इसके सोर्सेज की बात करें, सुब्रता मुखर्जी भी मिल जाता है, हमारी CUET PG की ई बुक में भी ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निकोलो मैकियावेली ने फॉर्चुना वर्ड किसके लिए यूज़ किया था? इसका राइट आंसर है अनकंट्रोलेबल कंडीशन। पता चलता है कि फॉर्चून का मतलब यह है किस्मत को लेकर है। किस्मत क्या होती है? अनकंट्रोलेबल कंडीशन के साथ ही रिलेट किया होगा। प्रिंस, उन्होंने बुक जो लिखी है 1532 में पब्लिश होती है, उसके चैप्टर नंबर 25 में फॉर्चुना की बात की गई है। ये वो कंडीशंस है जो ह्यूमंस कंट्रोल नहीं कर सकते। और प्रिंस को भी यही कह रहे थे कि प्रिंस के
यानी राजा के या रूलर के सक्सेस और फेलियर का रीज़न बनते हैं यही अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन जो कंट्रोल नहीं किया जा सकते। नेचुरल कैलेमिटी से लेकर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिंस भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये सारी चीज़ें से सक्सेस और फेलियर के चांसेस बनते हैं। जैसे जो उसका देश है वो लैंड लॉन्ग कंट्री है, या उसका जो देश है वो सी लॉ कंट्री, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी, ये सारी चीज़ों पर ही डिपेंड करेगा कि मतलब क्योंकि ये कंट्रोल नहीं की जा सकती। थ्योरी ऑफ चेंज एंड फॉर्चून एज ए वुमेन, इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए आपको सुब्रता मुखर्जी में। अच्छा कंसेप्ट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें से भी। ऑथर ऑफ डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, ये किसने लिखा है, ये किसकी राइटिंग है? ये राइटिंग है निकोलो मैकियावेली की, ठीक है, सेकंड नंबर पर इसका आंसर है। और ये कब लिखी जाती है? 1532 पे लिखी जाती है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसमें कवर किया गया, रोमन्स को लेकर पढ़ा गया है कि रोमन्स जब थे कैसे राज चल रहा था, रूल चल रहा था, वो क्या चीज़ें करते थे, उनकी फ़िलासफ़ी क्या है, क्रिटिकल नज़रिए से भी मैकियावेली ने उसमें देखा है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है ताकि प्रिंस इन राइटिंग से कुछ सीख सके। तो ये आपको सुब्रता मुखर्जी हमारी CUET PG की बुक में मिल जाता है, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए। अब स्टेट ऑफ नेचर, इनमें से किसने थिंकर ने कंसेप्ट दिया है? देखिए इसमें जो नाम दे रखे उसमें से एक नाम ही है, साफ साफ थॉमस हॉब्स का नाम है। बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की और। स्टेट ऑफ नेचर आपको पता ही, हॉब्स का कंसेप्ट है, वो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन बनाते हैं कि मान लो अगर स्टेट ना होती, कोई गवर्नमेंट ना होती, पुलिस ना होती, जुडिशरी ना होती, ये चीज़ें ना होती तो क्या होता, ह्यूमन बीइंग की कंडीशन क्या होती। इसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। थॉमस हॉब्स भी बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की, जॉन लॉक भी करते हैं, जीन जैक रूसो भी करते हैं। ये सब क्यों करते हैं ये समझने की ज़रूरत है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से थ्योरी है, या कह लो एक मेथड है, जिससे ये समझाया जाता है कि स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आई, स्टेट आप पर क्यों राज कर रही है, रूल बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है, लॉ बना रही है, वाई। ठीक है, वो वाई का आंसर इन लोगों ने दिया है ऐसे कंसेप्ट को यूज़ करते हुए। इसके सोर्स की बात करें तो सुब्रता मुखर्जी और एचओसी की CUET PG बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड एस्टेट किसके साथ एसोसिएटेड है? राइट आंसर है जॉन लॉक के साथ एसोसिएटेड है। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, एस्टेट का मतलब है प्रॉपर्टी, किसने दिया है? जॉन लॉक ने दिया है। वो कहते हैं कि ये तीन राइट जो है स्टेट ऑफ नेचर से निकलकर, चाहे हम स्टेट में आ गए, स्टेट ऑफ नेचर जो होती है स्टेट से बनने की पहले की कंडीशन है। इंडिविजुअल सारे राइट भी छोड़ आए, जो मर्जी कर ले, ये तीन राइट्स जो है वो उसके पास ही रहेंगे। और स्टेट का काम यही है कि ये तीन राइट देने और उनको प्रोटेक्ट करना, इनको वायलेट किसी हालत में नहीं किया जा सकता। तो सुब्रता मुखर्जी में भी और हमारी CUET की PG की बुक में भी आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जॉन लॉक नॉलेज इज बेस्ड ऑन, जॉन लॉक के लिए नॉलेज किस पे आधारित है, ज्ञान किस पे आधारित है? उनके एक अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस पे आधारित है। अब एक्सपीरियंस पर डिपेंड है, इसका मतलब क्या है? जो लोग कहते हैं जब इंसान पैदा होता है ना तो तबूला रासा होता है। अब तबूला रासा क्या है? तबूला रासा का लिटरल मीनिंग होता है ब्लैंक स्टेट। वो कुछ भी पीछे से सीख कर नहीं आता। तो पास्ट कर्मों की या ऐसी चीज़ों पे जॉन लॉक नहीं मानते, वो कहते हैं वो ब्लैंक स्टेट पैदा होता है। इसी लाइफ में जो अपने एक्सपीरियंस लेता है, एक्सपीरियंस कहाँ से लेता है? जो देखता है, सुनता है, 5 सेंसेस से। ये जो 5 सेंसेस है उससे ही उसके अंदर नॉलेज का प्रवेश होता है, उसके अंदर नॉलेज जानी शुरू होती है। वो जो ब्लैंक स्टेट लेकर आया होता है उसमें चीज़ें लिखी जाती है, फिर वो उसे समझ आती है सारी चीज़ें धीरे धीरे। इसीलिए जब बच्चे भी पैदा होते हैं, ठीक है, तो उनके पास ज़ुबान नहीं होती, कोई लैंग्वेज नहीं होती, वर्ड भी नहीं होते, ठीक है। और धीरे धीरे वो जैसे सीखते हैं तोतली ज़बान से वो शुरू करते हैं, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं आ रही है, लैंग्वेज सीखनी टफ है। तो तबूला रासा ब्लैंक स्टेट लेकर पैदा होते हैं, इसलिए कहते हैं ना बच्चों के सामने जो करोगे वो सीख जाएगा, वही फिर वो कहेंगे। जो उन लोग कहते हैं यही तो है तबूला रासा, ब्लैंक स्टेट लेकर पैदा होते हुआ। बात करते हैं इसके सोर्स की। वही सोर्स सुब्रता मुखर्जी से देखो सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। CUET PG बुक तो आपकी है ही मददगार लास्ट मोमेंट में। बात करते हैं ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर है जॉन लॉक।
जॉन लॉक बात करते हैं इसकी। ये बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें वो 1689 में पब्लिश करते, और इसमें ये चीज़ बताते हैं कि जो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग है वो कैसे बनती हैं, पूरा डिटेल में डेप्थ में चले जाते हैं। वो कहते हैं हम कैसे सोचते हैं चीज़ों को, या हम कैसे परसीव करते हैं, समझते हैं कैसे हैं चीज़ों को, या हम अपने आप के अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कैसे लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कैसे उसके लिए लॉजिक यूज़ करते हैं, या फिर एक्सप्रेस करने के लिए कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी की जाती है। ये सारी चीज़ों का डिटेल्ड ऐसे है, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1689 में पब्लिश होता है, और इसका सोर्स फिर से वही है जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है, ये किसी का कोट है और आपने बताना है ये कोट किसका है। कोट में क्या कहा गया है, आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर देन पीस विद स्लेवरी। अच्छा कोट है, जीन जैक रूजो का ही है। अब समझिए कि ये कोट क्या है। ये कहना चाहते हैं इस कोट के ज़रिए गवर्नमेंट की क्वेश्चनिंग, यानी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, और ख़ास करके उस गवर्नमेंट की जो उस टाइम पर स्लेवरी को परमिट करते थे। तो रूजो बेसिकली स्लेवरी के अगेंस्ट है, लिबर्टी के फेवर में है, चाहे उस लिबर्टी में डेंजर के साथ रहना पड़े, ठीक है, लेकिन वो लिबर्टी ही प्रेफर करेंगे, स्लेवरी कभी नहीं। तो उनकी एक बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल राइट, 1762 में पब्लिश होती है, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें वो मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं उस बुक के पेज नंबर 107 पर ये लाइन हमें मिलती भी, आई प्रेफर लिबर्टी विद डेंजर टू पीस विद स्लेवरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, ये जो कंसेप्ट है किसने थ्योराइज किए हैं। इसका राइट आंसर है J.S. मिल ने किए हैं। तो J.S. मिल का मतलब क्या है, वो लिबर्टी का आइडिया देते हैं, फ्रीडम का आइडिया देते हैं। उसमें ये समझाते हैं कि कुछ एक्शन होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, जो हमारे तक सीमित रहते हैं, जो सिर्फ हमें ही इफ़ेक्ट करेंगे, और कुछ एक्शन हमारे होते हैं जो अदर रिगार्डिंग एक्शन, जो दूसरों को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो J.S. मिल कहते हैं जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं वहाँ पर आपको फुल लिबर्टी है, जो मर्जी करो, लेकिन जहाँ आपके एक्शन दूसरों को इफ़ेक्ट करने लगते हैं तो आपको फुल फ्रीडम नहीं मिल सकती है। वहाँ पर स्टेट जो है रेगुलेट कर सकता है, रूल्स बना सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ये है सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग का कॉन्सेप्ट। सोर्सेज सेम है, दोनों से मिल जाएगा, सुब्रता मुखर्जी और एजू सीकर की CUTPG बुक पे। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछ रखा है वो ये है, इनमें से कौन सा थिंकर है जो इंडिविजुअल की फ्रीडम को डिफेंड करता है। इसमें जो नाम दे रखे हैं उसमें सिर्फ एक ही नाम ऐसा है जो अच्छे से इंडिविजुअल की फ्रीडम को डिफेंड करता है, J.S. मिल करते हैं। थॉमस हॉब्स और मैकियावेली इंडिविजुअल की फ्रीडम को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके लिए स्टेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। J.S. मिल जो है लिबर्टी की बात करते हुए डिफेंस पेश करते हैं फ्रीडम का, और आप देख भी सकते हैं सुब्रता मुखर्जी ने टाइटल क्या दे रखा है जब J.S. मिल का चैप्टर पढ़ते हैं, डिफेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। J.S. मिल डिफेंड कर रहे हैं बहुत सारे रैशनल देके, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देकर, एग्जाम्पल्स देकर वो इंडिविजुअल की फ्रीडम को डिफेंड करते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको हमारी CUTPG की ई बुक में मिल जाती है कि उनका मेन फोकस क्या क्या है, किन चीज़ों पर फोकस करते हैं, इंडिविजुअलिटी पे करते हैं, लिबर्टी पे करते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है इन शॉर्ट। मार्क्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हूम, यानी इनमें से किन किन चीज़ों पर इन्फ्लुएंस हुए थे। इसका राइट आंसर है इन सभी चीज़ों से, चाहे वो जर्मन आइडियलिज्म है, चाहे वो फ्रेंच सोशलिज्म है, चाहे वो इंग्लिश और स्कॉटिश पॉलिटिकल इकॉनमी का जो आइडियाज़ थे, फिलॉसफी थी, उससे मार्क्स जो है इंस्पायर थे। तो ये आपको सुब्रता मुखर्जी से भी चीज़ें मिल जाती है जब वहाँ पर कार्ल मार्क्स की आप बायोग्राफी, या जिसमें उन्होंने लिखा होता है लाइफ स्केच, वो लाइफ स्केच में सारी चीज़ें मेंशन है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का आइडिया इनमें से किसने दिया है। इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने दिया है। इजी क्वेश्चन है, आपको पता है, इसके साथ इनका ही कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी लेकर आते हैं ना, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, ये उनके ही आइडिया है अलग अलग। मैंने बहुत सारे वीडियो में कई बार ये आइडियाज़ को एक्सप्लेन किए। मैंने कार्ल मार्क्स का बाय एजू सीकर आप लिखेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगी, उसमें भी ये कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रखा है। तो बेसिकली ये कहते हैं कि इकोनॉमिक बेस होता है हमारी सोसाइटी में, जैसे ही किसी इकोनॉमिक
स्ट्रक्चर में चेंज आने लगते हैं, हमारी इकॉनमी में चेंज आने लगते हैं, तो पॉलिटिकल और सोशल चीज़ों में भी चेंज आने लगते हैं। तो ये मार्क्स बेसिकली कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट और चाहे रिलीजन या किसी तरह के भी इंस्टीट्यूशन हमें दिखाई देते हैं, वो सभी जो है इकॉनमी में चेंज आने की वजह से बदल जाएंगे। तो ये चीज़, ये इनकी थ्योरी थी। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ये सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए, अपनी इस थ्योरी को बताने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हिस्ट्री में से, डिफरेंट सोसाइटीज़ की, डिफरेंट सिविलाइजेशन की, आपको समझाने के लिए कि कैसे ऐसे ही चीज़ें हो रही है या ऐसे होती है। तो सुब्रता मुखर्जी की बुक में और हमारी CUET-PG की बुक में पता चल जाता है कि मार्क्स ने ये कंसेप्ट दे रखे हैं, जैसे डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म, क्लास वार, क्लास स्ट्रगल, कॉन्ट्राडिक्शन, सरप्लस वैल्यू, एलियनेशन, वायलेंट रेवोल्यूशन, ये सभी कार्ल मार्क्स के साथ एसोसिएटेड है। मार्क्स ने एलियनेशन इनमें से किस बुक में बताया है? ये सारी उनकी राइटिंग्स है। इसका राइट आंसर है इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में ये बता रखा है। 1844 में पब्लिश होती है। इसे यंग मार्क्स राइटिंग्स भी कहते हैं। यानी मार्क्स की राइटिंग्स जब फेमस होती है, उससे पहले की राइटिंग, उसको यंग मार्क्स राइटिंग कहते हैं। इकोनॉमिक एंड फिलॉसफिक मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से भी जानी जाती है। उसमें एलियनेशन का कंसेप्ट हमें मार्क्स का दिखाई देता है, जो आज बहुत फेमस होता है बाद में जाकर। और इसमें ये कहते हैं 4 तरह की एलियनेशन पाई जाती है। एक होती है अपनी लेबर से एलियनेट होना, दूसरी होती है अपनी लेबर की एक्टिविटी से एलियनेट होना, तीसरी होती है स्पेसिफिक ह्यूमैनिटी से एलियनेट होना, और चौथी होती है सोसाइटी से या अदर से एलियनेट होना। 4 तरह की एलियनेशन। लिखना एलियनेशन बाय एजू सीकर, सिर्फ इतना। यूट्यूब पर चार्ली चैपलिन की एक मूवी की क्लिप्स लेकर मैंने इन शॉर्ट उस सीन से आपको समझा दिया कि ये 4 तरह की एलियनेशन क्या होती है, इसके मायने क्या होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। 10-15 मिनट में आपको सारा एलियनेशन का कंसेप्ट ऐसे याद हो जाएगा, फिर आप कभी भूलोगे नहीं और एग्ज़ाम में भी कभी गलती नहीं करके आओगे। तो सभी चीज़ें हमने भी अपनी ई बुक में कवर कर रखी है, और कुछ बेसिक चीज़ें आपको ओपिगाबा में भी मिल जाती है। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये कार्ल मार्क्स के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, ये जो आइडिया ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस है, ये किसका है? इसका राइट आंसर है जॉन रॉल्स का आइडिया है। बहुत ही बेसिक आइडिया है। थ्योरी ऑफ जस्टिस की बुक में उन्होंने दे रखा है कि बेसिकली अगर जस्टिस के प्रिंसिपल डिफाइन करने हैं तो वेल ऑफ इग्नोरेंस की ज़रूरत है। यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं कि वो इंसान जो जस्टिस के प्रिंसिपल लेकर आएंगे, उन्हें एक वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहना होगा। कहने का मतलब उनके सर्कमस्टांसेस क्या है, वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, अमीर है, गरीब है, कौन सी कास्ट के, ये सारी चीज़ें उन्हें ना पता हो, तब जाकर वो जस्टिस के प्रिंसिपल जो है वो अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। ओपिगाबा में मिल जाएगा आइडिया, और हमारी बुक में भी शॉर्ट में सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्च्यू ऑफ जस्टिस? जस्टिस का सबसे जरूरी या महत्वपूर्ण गुण क्या है? फेयरनेस। तो बिना फेयर, यानी फेयर समझते हो ना, फेयर का मतलब क्या है? यहाँ पर फेयर का मतलब होता है इम्पार्शियल वे में, कि यार तू उसके साथ फेयर है, ये वाला फेयर होता है। फेयर एंड इम्पार्शियल प्रिंसिपल्स लेकर आना, ठीक है, या एग्रीमेंट पर लेकर आना, वही जस्टिस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर जस्टिस में ही या जस्टिस करते वक्त कोई इम्पार्शियल होगा, बायस होगा, तो वो जस्टिस थोड़ी ना होगी। जस्टिस के साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या उसकी क्वालिटी है फेयरनेस। फेयरनेस इंपॉर्टेंट है, ये जॉन रॉल्स कहना चाहते हैं। ये एंड्रू हेवुड की बुक में भी मिल जाएगा, हमारी CUET-PG की ई बुक में भी एक्सप्लेन कर रखा है कि जस्टिस एज फेयरनेस क्या होता है। तो सब कुछ जो है, सारी चीज़ें जो है हमने एक्सप्लेन कर रखी है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना था, मैंने आपको इसमें पहले आंसर बता दिया, मुझसे क्लिक हो गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उसके लिए माफ़ी। हम समझ लेते हैं ये क्या क्या थे। कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये बुक का नाम है, 1867 में आती है, कार्ल मार्क्स की है। प्रिजन नोटबुक है, 1975 में आती है, एंटोनियो ग्रामशी की है। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में आती है, जॉन रॉल्स की है। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में आती है, रॉबर्ट नोजिक की बुक है। ये मेन बुक है सभी थिंकर की, और आपको पता होना चाहिए। ये सभी हमारे, आप ई बुक जैसे ही खोलेंगे उसमें सबकी ई बुक्स सबकी बुक्स और उनकी जो होती है क्या कहते हैं पब्लिकेशन ईयर, सब कुछ मिल जाएगा। किस थिंकर का कौन कौन सा कंसेप्ट है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऐसे पता होने चाहिए। रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस, ये कंसेप्ट किसका है?
ये आपने बताना है ऑप्शन देखते हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, लुइस अल्थुजर का है। तो लुई अल्थुजर इस कंसेप्ट के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली वो कहते हैं स्टेट का ना एक नेचर होता है, वो होता है रिप्रेसिव, रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस। अब क्या है रिप्रेसिव, कैसे है? पुलिस का यूज़ करना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाना, पनिशमेंट्स देना, ऐसी चीज़ें जो है एक रिप्रेसिव सिस्टम कहलाती है, जिसमें कोई ह्यूमन बीइंग या कोई इंसान जो गलत काम कर रहा है, गलत मतलब जो स्टेट मानती है गलत है, तो उसके हिसाब से उसको सज़ा दी जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस। जो काम करता है स्टेट का एक सिस्टम, एक ढांचा जो काम करता है, उसको रिप्रेसिव स्टेट अपरेटर्स के नाम से किसने जाना जाता है, या किसने कंसेप्चुलाइज किया? लुई अल्थुजर, फ्रेंच मार्क्सिस्ट थे, ये याद रखना। राजीव भार्गव की बुक में ये आइडिया ब्रीफली हमें मिलता है, और जब वो बात करते हैं, हमने CUTPG की ई बुक में भी ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को कैसे पढ़ा जाना चाहिए? बेसिकली हर थिंकर को आप ध्यान से पढ़ें, कोई भी थिंकर को छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़ है मेजर वर्क, मेजर कंसेप्ट्स उनके पढ़े। ये आप सोच रहे होंगे कि लुई अल्थुजर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कैसे पूछ लिया गया? तो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन ना ओवरलैपिंग होते हैं। हम चाहे तो उसको पॉलिटिकल थ्योरी में कैटेगराइज कर दें और वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं स्टेट के कंसेप्ट में या कहीं और पे राइट्स की बात आती है तो उसमें भी ये चीज़ें कवर होती है, काफ़ी वाइडर पर्सपेक्टिव है। तो बेसिकली सिलेबस वाले थिंकर तो आपने कवर करना ही है, वहाँ तक आप स्ट्रिक्टली फोकस कीजिए। जैसे ही आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने लगते हो तो आप अपने आप ही बहुत सारे नए थिंकर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल रॉबर्ट नॉजिक आपका पार्ट नहीं है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा ना जब पॉलिटिकल थ्योरी में जस्टिस का आइडिया पढ़ते हो, क्योंकि उसमें नॉजिक की एंटाइटलमेंट थ्योरी आएगी, नॉजिक की बुक आएगी। क्यों? क्योंकि वो जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कैसे करते हैं, किन वे में करते हैं, कौन से उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो पढ़ने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। सभी थिंकर को पढ़िए, मेजर कंसेप्ट फोकस कीजिए, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स के ज़रिए फोकस कीजिए ताकि इजी से याद हो सके। PYQ प्रैक्टिस कीजिए, MCQ प्रैक्टिस कीजिए। वही चीज़ें हैं, क्वेश्चन के पैटर्न आपको मैंने बार बार बता रखे हैं, इसमें भी वही आएंगे। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, रीजन डायरेक्ट क्वेश्चन। सुब्रता मुखर्जी की बुक को ही कम से कम अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें से कवर हो जाती है। लास्ट में अगर टाइम ना बचे तो एजो सीकर की CUTPG की ई बुक्स पढ़ सकते हैं। पहले हमारी बुक वन लाइनर थी, अब 2024 एडिशन आ रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी चीज़ें हमने अपडेट कर रखी है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम समझते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में। चलिए, सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है वो है अणशक्ति के बारे में। ये जो गांधी जी का आइडिया है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है नॉन अटैचमेंट। तो इसके बारे में समझते हैं कि ये आइडिया क्या है। नॉन अटैचमेंट का मतलब यही है लेटिंग गो की प्रैक्टिस करना अपनी लाइफ में, कि किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होना। वही अणशक्ति योग जो है एक फ़िलासफ़ी है जिसकी गांधी जी बात करते हैं। इसका सोर्स हमें मिल नहीं रहा था, फिर भी हमें कोई एक वेबसाइट से, रैंडम सी वेबसाइट है योगापीडिया, वहाँ से मिला है अणशक्ति के बारे में। तो वहाँ से समझ आता है कि इसका मीनिंग क्या है। अदरवाइज़ ये कोई ऐसा पार्ट नहीं है गांधी जी की फ़िलासफ़ी का जो हमें अक्सर या किसी टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है। एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। तो ये तो मिलती है चीज़ें। ओशियानिक सर्कल, देयर विल बी एवर वाइडनिंग नेवर असेंडिंग सर्कल, ये MK गांधी जी का आइडिया है, ठीक है। मैंने 2023 में भी इसको एक्सप्लेनेशन में डिटेल में समझाया था कि क्या आइडिया है ओशियानिक सर्कल का। तो रिपीट अब मैं नहीं करूँगा, कुछ आप मेरी वीडियोज़ देखा करो तो मेरा भी टाइम बचाओ, क्योंकि बार बार क्या क्या आपको समझाऊँ इसमें। तो 2023 में का आई थिंक PYQ वाली वीडियो देखो, उसमें ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और ऑन टू द लास्ट में किससे मतलब ये इन्फ्लुएंस हुए? विच मंग द फॉलोइंग इज इन, अच्छा ये ऑन टू द लास्ट, ऑन टू दिस लास्ट सॉरी, तो इनमें से कौन सा आइडिया निकल कर आता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है सर्वोदय। ऑन टू द लास्ट क्या है ये थोड़ा सा समझते हैं, इसलिए कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लो। साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी एक लंबी ट्रेन जर्नी पे निकलते हैं ना, तो कोई उन्हें ना जॉन रस्किन की एक बुक देता है जिसका नाम है ऑन टू दिस लास्ट, ठीक है। वो जो बुक मिलती है तब वो पढ़ते हैं उसको, और उनमें एक इमीडिएट चेंज आता है कि लाइफ को वो एक नए नज़रिए से देखने लगते हैं। और वो नया नज़रिया क्या था? सर्वोदय नया नज़रिया था। सर्वोदय गांधी जी ने अपना वर्ड या एक नई उसको टर्मिनोलॉजी दी है, लेकिन उस बुक से सीखते क्या है? वो कहते इंडिविजुअल की भलाई उसी में है जब सबकी भलाई होती है। ये चीज़ आपको सुनने में अजीब लग रही होगी
कि कैसे सबकी भलाई में इंडिविजुअल की भलाई होगी, ये कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन जॉन रस्किन की बुक जब गांधी जी पढ़ते हैं, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, बहुत सारी चीज़ों से पढ़ते हैं, उन्हें कन्विंस हो जाते हैं कि यस दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द लाइफ। और फिर अपना भी वो कंसेप्ट लेकर आते हैं, सर्वोदय, और यही चीज़ों को फिर वो फर्दर इंडिया में आकर भी एक्सप्लेन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको CUET PG की ई बुक में मिल जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है ग्रेडेड इनक्वालिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने थ्योराइज किया। इसका राइट आंसर है BR अम्बेडकर ने किया है, क्योंकि कास्ट पर बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टडी की है। वो एक नया पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से लेकर आते हैं। उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंगली कास्ट में क्या चीज़ होती है, कास्ट सिस्टम में एक ग्रेडेड सिस्टम होता है, जैसे कहते हैं ग्रेडेड इनक्वालिटी। ग्रेडेड मतलब है जो कुछ कास्ट है कुछ को नंबर 1 पे रखा है, कुछ को 2 पे, 3 पर, फिर कुछ को 4 को। ये जो कहते हैं इन्होंने हॉरिजेंटल प्लेन नहीं ना किया, वर्टिकली ऑर्डर किया है, हॉरिजेंटली नहीं है, ठीक है, क्लासेस की स्ट्रक्चर वर्टिकली की है। ये जो किया गया है ना ग्रेडेड नंबर, कि आप पहले पे आते रहो, फिर आप दूसरे नंबर पर आते हो, ये तीसरे पे आते हो, कहते हैं यही तो कारण बनता है कि इनक्वालिटी आती है फिर ऐसे सोसाइटी में। क्योंकि अगर क्लासेस में ये ग्रेडेड ना किया होता सिस्टम कि पहले पर कौन है दूसरे पे कौन है, तो इनक्वालिटी के चांसेस कम थे। लेकिन इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम जो है कर दिया उसमें, तो इनक्वालिटी के चांसेस बढ़ गए। अब पहले वाला जो चौथे नंबर को देखेगा तो वो तो कहे ना तू तो बहुत नीचे है भाई, तू तो 4 नंबर पे आता है, हम तो पहले पे आते हैं। तो इससे इनक्वालिटी बढ़ती है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर अम्बेडकर थ्योराइज करते हैं आइडिया ग्रेडेड इनक्वालिटी का। इसके अगर सोर्स की बात करें तो विद्या चक्रवर्ती से भी मिल जाता है, एजुसीकर की CUET PG ई बुक में भी मिल जाएगा। ये जो 1000 लाइनर वाली ई बुक है, इसका मतलब है हमारा अभी 2024 एडिशन चल रहा है, वो पुराना नेम था उसका। तो जॉन डेवी इनमें से किसको इन्फ्लुएंस करते हैं उस हिसाब से आपने राइट बनाना है। BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं किससे, प्रोफेसर जॉन डेवी से। अपनी अनाइलेशन ऑफ कास्ट जो उनकी बुक है 1936 में पब्लिश होती है, उसमें वो लिखते हैं प्रोफेसर जॉन डेवी हु वाज माय टीचर एंड टू हुम आई ओ सो मच। ठीक है, तो उनके बारे में बातें वो करते रहते हैं, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। खास करके उनका जो डेमोक्रेसी का आइडिया था, डेमोक्रेसी एज एसोसिएटेड लाइफ, जो रेगुलर गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, उससे बियॉन्ड जाकर एक नया थीम लेकर आते हैं डेमोक्रेसी के बारे में जॉन डेवी। उससे वो काफ़ी इंस्पायर थे, तो वहाँ से इंस्पायर हैं, उनकी राइटिंग से कुछ ना कुछ सीखा है, और उनके बारे में वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को कैसे टैकल करना है, बेसिकली हर थिंकर पर इक्वल अटेंशन दीजिए। वैसे ही करना है जैसे आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर रहे हो। बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है, जो थिंकर दिए हैं उस पर फोकस कीजिए। आउट ऑफ सिलेबस वाले थिंकर कभी कभी आपको लगता है आ जाते हैं, मत इतना घबराया करिए, हमेशा सिलेबस पर ही स्ट्रिक्टली फोकस करेंगे, वहीं से आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन ये है सारे क्वेश्चन को ना डिटेल में पढ़िए। अब मुझे कुछ लोग कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर को हमें पूछ रहे हैं, सिलेबस का पार्ट नहीं है। अरे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो लेकिन नेशनलिज्म तो सिलेबस का पार्ट है ना। जनरल इशू ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में नेशनलिज्म टॉपिक नहीं है। नेशनलिज्म में रविंद्रनाथ टैगोर की कमेंट्री नहीं पूछेंगे क्या? तो इसलिए वो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। आउट ऑफ सिलेबस जैसा कुछ खास नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं से, जैसे मैंने बताया ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप कह रहे हो इतने थिंकर तो है नहीं जितने वो पूछ लेते, वो पॉलिटिकल थ्योरी में से निकल रहे हैं। जैसे मैंने नॉजी की एक एग्जांपल दी। ये छोटी छोटी चीज़ें समझा करो आप, ठीक है, फिर आकर मेरे से बात किया करो। नहीं तो वो बड़े मुझे पता नहीं कितने ही मैसेजेस आते रहते हैं इसी चीज़ को लेकर, आउट ऑफ सिलेबस क्यों है, आउट ऑफ सिलेबस क्यों है। आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें नहीं होती, वो आपको समझ नहीं आ रही सिलेबस में से किस पार्ट में से वो निकाल कर लेकर आए। इसलिए हमने 2024 एडिशन में आपकी इस घबराहट को कम करने के लिए कि जो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आपको लगती है वो अलग से करके दिखा दी है। हमने टैगोर का भी एक चैप्टर 2024 के एडिशन में अपनी ई बुक में ऐड कर दिया है, ग्रामशी का भी कर दिया है, ताकि आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें ये आ रही है, आउट ऑफ सिलेबस को हमने अलग करके दिखा दिया। पढ़ लो आराम से, टेंशन जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए, उसमें ये पूछा गया है कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट किस आइडियोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है। इसका राइट आंसर है अनार्किज्म। अनार्किज्म बात करता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट की, मतलब वो कहते हैं कि ये जो कंपल्सरी गवर्नमेंट हमारे लिए बना रखी है ना, कि आपको लॉ या रूल्स या रेगुलेशंस इसके
लो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो करेसिव हो या क्या है। ये कंपल्सरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। ये बिलीव करती है अनार्किज्म की आइडियोलॉजी, स्टेट लेस सोसाइटी में एक समाज ऐसा, एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करना जिसमें स्टेट एग्जिस्ट ना करे, तो फिर रूल्स या लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा। अनार्किज्म की फ़िलॉसफी कहते हैं वो रूल्स एंड लॉ एंड ऑर्डर जो है सोसाइटी अपने आप बना लेगी, वो चलती जाएगी। बट कोरेसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये जो स्टेट हमारे ऊपर बिठा दी है, इम्पोज कर दी है, कंपल्सरी बना दी है, उसकी रिजेक्शन में ये है। तो अनार्किज्म एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, ठीक है, और उससे ये सारे मीनिंग जो है अनार्किज्म का अब ये और ही तरीके से पॉपुलर हो रखा है। पहले होता था विदाउट रूलर्स या विदाउट आर्कॉन्स, अब तो अनार्किज्म एक फुल फ्लेज आइडियोलॉजी है, फुल फ्लेज फिलॉसफी है। बहुत सारे इसमें शुरुआत इसमें अगर देखा जाए तो किसने की है, ये आप देख सकते हो, पिगाबा में सारी जानकारी दे रखी है। पढ़ना चाहिए आपको ये चैप्टर, अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो मतलब अब अनार्किज्म का बेसिक क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा कि अनार्किज्म स्टेटलेस सोसाइटी की बात, अब इससे ज़्यादा बातें समझो। विलियम गॉडविन जो है उन्होंने शुरुआत की थी, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, तो कहा जाता है कि वो फर्स्ट थिंकर है जिन्होंने स्टेटलेस सोसाइटी की बात की। उनका ऐसे का नाम क्या है, इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, तो यहाँ पर 1793 में ये पब्लिश करते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, अपने आप को पहली बार अनार्किस्ट कहने वाले क्लियर कट वे में पीजे प्रोदोन थे, फ्रेंच फिलोसोफर, जिन्होंने अपने आप को ये कहा कि मैं अनार्किस्ट हूँ। लेकिन शुरुआत विलियम गॉडविन से होती है। हमें उनकी राइटिंग्स में स्टेटलेस सोसाइटी की बातें मिलती हैं। कैसे क्यों मिलती हैं? क्योंकि सिस्टमेटिकली जिसने डिफेंड किया हो अनार्किज्म को, वो उनकी राइटिंग्स में मिलता है। राइटिंग का नाम याद रख लो, इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, 1793 में पब्लिश हुई। बस ये है कि अब आपको पता चल गया ना कि PYQ पढ़ते पढ़ते हमें एक चीज़ समझ आती है कि इन्होंने ये टॉपिक उठाया था एग्जामिनर ने, उसने बेसिक चीज़ सिर्फ पूछी है, अब वो इसमें एडवांस जाएगा, आगे आने वाले टाइम पर वो और डीपर जाता जाएगा, क्वेश्चन और ज़्यादा जो है इसके पूछ सकता है। इस तरह से पढ़ते हैं। अब आप कहोगे हमारे पॉलिटिकल थ्योरी में अनार्किज्म कहाँ से आ गया, तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना, कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी पढ़ने हैं पॉलिटिकल थ्योरी के। वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या है, वो यही सारी चीज़ें होती है, अनार्किज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, इकोलॉजिज्म, ये सारे कंटेम्प्रेरी है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स को कंपेयर किया है विद लिबर्टी ऑफ एशियंस। तो ये तो एक कंसेप्ट है, किसका है, बेंजामिन कॉन्स्टेंट का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या है इस कंसेप्ट में, बेसिकली बेंजामिन ने एक ऐसे लिखा है जिसको कहते हैं लिबर्टी ऑफ एशियंस कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मॉडर्न्स। 1819 में ये पब्लिश होता है। इसमें वो बात करते हैं कि दो तरह की लिबर्टी मोटा मोटी हम समझ सकते हैं। एक है लिबर्टी ऑफ एशियन, जो लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ या शेयर डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, जैसे रूजो बात करते हैं पॉपुलर सवर्निटी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोगों की होनी चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटी में, वो आ गया लिबर्टी ऑफ एशियन में। फिर आता है लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स। लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ना हो इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर लिबर्टी मिलनी चाहिए, मार्केट में लिबर्टी मिलनी चाहिए, कैपिटलिज्म की बात करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स। तो एक तरह से लिबर्टी के कंसेप्ट को समझाने के लिए नए वर्ड यूज़ किए हैं बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने, 1819 में किए थे, याद रखना। और उसी को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एंड्रू हेवन में। आपको जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना लिबर्टी वाला, उसमें ये बात उन्होंने कर भी रखी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है राइट्स एंड स्टर्म्स किसके साथ लिंक है। पिछली बार भी आया था ना, आई थिंक 2022 में या 23 में आया था, तो ये रोनाल्ड डवर्किन के साथ लिंक है। तो बेसिकली डवर्किन जो है एक ऐसे फिलोसफर है जो राइट्स को लेकर, इंडिविजुअल के राइट्स को लेकर एक डिफेंड पेश करते हैं, राइट एंड स्टर्म लिखते हैं। उसमें वो ये बात कहना चाहते हैं कि इंडिविजुअल के राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडिविजुअल के राइट जब प्रोटेक्ट करने की बात आती है तो उसको पहले देखना चाहिए मॉरल और लीगल प्रेसिडेंस, मतलब अगर कोई लॉ या रूल्स या ये रेगुलेशन चल रही है, ये उससे भी पहले आते हैं। और इससे पहले आते हैं ये अपने आप ही मॉरल या लीगल चीज़ें इसको फॉलो करने लगेगी। तो राइट्स एज टर्म्स इन्होंने टर्म यूज़ की है, याद रखना, डवर्किन के साथ एसोसिएटेड है। इनकी राइटिंग का नाम है टेकिंग राइट्स सीरियसली, 1977 में पब्लिश होती है। इश्यूज इन पॉलिटिकल थ्योरी, DU के सिलेबस में ये रिकमेंड की जाती है पॉलिटिकल थ्योरी जब आप पढ़ते हो। कैथरीन मैकिनन की बुक है, ऑक्सफोर्ड द्वारा पब्लिश है, बहुत ही अच्छी बुक है, बट एडवांस लेवल की बुक है। सभी लोग बिगिनर जो पॉलिटिकल थ्योरी में, वो इसको मत पढ़े, वो पिगाबा से ही शुरू करे, फिर हेवुड में आए, देन फिर इसके पास आए।
कैथरीन मैकिन के पास, फिर आपको समझ आ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये नेगेटिव लिबर्टी या पॉजिटिव लिबर्टी की बात किसने की है? इसका राइट आंसर है बर्लिन ने की है। बर्लिन ने, आपको पता ही है कि उन्होंने लिखा हुआ है एक अपनी राइटिंग, उनका नाम है ऐसे का, 2 कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो वो कहते हैं लिबर्टी वन कंसेप्ट नहीं होता, लिबर्टी के 2 कंसेप्ट होते हैं। एक होती है नेगेटिव लिबर्टी, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब स्टेट की इंटरफेरेंस ना हो, इंडिविजुअल को पूरी फ्रीडम हो। पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट कैन इंटरफेयर इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, ये पॉजिटिव लिबर्टी आ गई। इंडिविजुअल अगर सेल्फ मास्टरी में खुद को इम्प्रूव करना चाहता है तो स्टेट उसकी अगर कहीं पर हेल्प कर रही है इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में, तो अच्छी बात है। पॉजिटिव लिबर्टी का ये होता है। बट बर्लिन नेगेटिव लिबर्टी के फेवर में है, पॉजिटिव लिबर्टी के फेवर में नहीं है, सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी में चांसेस है कि स्टेट जो है टोटलिटेरियन बन जाएगी, अथॉरिटेरियन ज़्यादा बन जाएगी, उससे लिबर्टी इंडिविजुअल की कर्टेल हो जाएगी। इसलिए वो नेगेटिव लिबर्टी को यहाँ पर अपने ऐसे इसमें सपोर्ट करते हैं। इसके सोर्स की बात करें रिजी भार्गव में मिल जाएगा, और हमारे CUET PG की ई बुक में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चार्ल्स टेलर जो है वो एक वर्क लिखते हैं जिसके लिए फेमस है, वो क्या नाम है उसका? पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन। तो ये मल्टीकल्चरलिज्म में हम पढ़ते हैं, उनका नाम आता है। अब मल्टीकल्चरलिज्म आपको के टॉपिक है नहीं सर, क्यों पढ़े हम? मल्टीकल्चरलिज्म कंटेम्प्रेरी इशू का पार्ट है ना, मैंने बताया मोटा मोटी हमने अपनी ई बुक में कवर कर रखा है। ये जो नए टॉपिक कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में आपको पढ़ने चाहिए वो हमने सभी वहाँ पर कवर कर रखे हैं। मल्टीकल्चरलिज्म, अनार्किज्म, ये उसका पार्ट है। सो पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन एक ऐसे है, 1992 में आता है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमने आजकल देखा है कि बहुत सारे ग्रुप्स विद इन द वेस्टर्न सोसाइटीज़ क्लेम करने लगे हैं कि उनको पब्लिकली रिकॉग्नाइज किया जाए, उनकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया जाए, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, जैसे LGBTQ कम्युनिटी होगी, या रेस के बेसिस पे हो, चाहे वो ब्लैक या वाइट की बात होगी, या एथनिसिटी की बेस पे हो जाए, जैसे मल्टी नेशनल कंट्रीज़ में, या कह लो मल्टी कल्चरल कंट्रीज़ में, कनाडा में जैसे जाते हैं ये लोग, ज्यूज़ हो गए, सिख्स हो गए, या ये रिकॉग्निशन मांगते हैं, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में चीज़ें मांगते हैं कि हमें भी रिकॉग्नाइज किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिस इज़ कॉल्ड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, 1992 में पब्लिश होती है। बाय हुम? चार्ल्स टेलर, ठीक है। एंड्रू हेवन में भी इसकी बात कर रखी है थोड़ी बहुत, और आपको हमारी CUET PG की ई बुक में मिल जाएगी। ये कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ स्टेट में भी आते हैं, ठीक है, चार्ल्स टेलर, इनका वहाँ पर भी नाम लिया जाता है। और पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन जब हम पढ़ते हैं उसको मल्टीकल्चरलिज्म में भी पढ़ लेते हैं। ओवरलैपिंग टॉपिक होते हैं हमेशा पॉलिटिकल थ्योरी में, ध्यान रखना, डिपेंड करता है आप किस में कैटेगराइज कर रहे हो, या किसी बुक ने उसको कहाँ पर फिट किया है, कैटेगराइज किया है। कैपेबिलिटी अप्रोच इनमें से किसके नाम से जानी जाती है? किसने दी है? ये अमर्त्य सेन ने दी है, ठीक है। तो अमर्त्य सेन ने ये क्या अप्रोच दी है? कैपेबिलिटी अप्रोच, 1980s के पास में ये अप्रोच डिफाइन की गई थी। इसमें बेसिकली यही है कि आप इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी पर काम कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट को कह रहे थे आप गरीबों की जेब में पैसा डालने की बजाय कि उनको फ्री का कुछ राशन दे दिया, फ्री की एजुकेशन दे रहे हो, उनकी कैपेबिलिटी जिससे इंक्रीज़ हो ना, उस चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करें। ये कैपेबिलिटी अप्रोच एक क्रक्स लेकर आती है, एक बेस लेकर आती है कि आपने किस तरह के पॉलिसीज़ लेकर आनी है, कहाँ पर फोकस करना है, ये उसी चीज़ को लेकर आती है। बट ये एक सिर्फ बेसिक लाइन है जो मैंने आपको समझाई। कैपेबिलिटी अप्रोच जो है अपने आप में बहुत ही एक एडवांस फिलॉसफी है, और उसमें डीपर जाते जाएंगे तो बहुत सारी और चीज़ें निकल कर आती जाएगी, ठीक है। मोटा मोटी आप समझ लो कि कैपेबिलिटी अप्रोच के मायने ये थे। पॉलिटिकल थ्योरी बाय राजीव भार्गव में भी मिल जाता है, और हमारी एजुसीकर की CUET PG की ई बुक में भी मिल जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ लिबर्टेरियन थिंकर, ठीक है। लिबर्टेरियन थिंकर कौन हो सकते हैं इनमें से? देख लीजिए, नाम पढ़ लीजिए, पता चल जाता है। रॉबर्ट नॉजिक है, क्योंकि सैंडल, वाल्जर और टेलर कौन से थिंकर है? कम्युनिटेरियन थिंकर है। कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ स्टेट की बात करते हैं, लिबर्टेरियन थिंकर नहीं है। लिबर्टेरियन थिंकर वो होता है जो स्टेट को मिनिमाइज़ करना चाहता है रोल को। कम्युनिटेरियन थिंकर वो होता है जो स्टेट के रोल को मिनिमाइज़ नहीं करना चाहता, वो रैदर प्रेफर करता है कि स्टेट जो है इंडिविजुअल की बेटरमेंट के लिए, अगर वेलफेयर के लिए कोई लॉ भी लेकर आता है, रेगुलेशन या वेलफेयर पॉलिसीज़ लेकर आता है, इट्स ए गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं नहीं, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट का काम सिर्फ एक है, क्या करना? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना।
बाकी चीज़ें जो है इंडिविजुअल खुद कर लेगा अपनी ग्रोथ में, इसलिए वो लिबर्टेरियनिज्म थिंकर कहलाते हैं। मेजर उनका जो वर्क है, याद रखना है आपने, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में पब्लिश होता है। इसमें ये 3 थीम कवर कर रहे हैं, अनार्की को भी कवर कर रहे हैं, स्टेट को कवर कर रहे हैं एंड यूटोपिया की थीम को भी अच्छे से कवर कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि नॉजिक ने ये वर्क पर जॉन रॉल्स का जो जस्टिस का आइडिया था ना, थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो बुक लिखते हैं 1971 में, उसके अगेंस्ट एक ये बुक लिखी थी, उसमें क्रिटिसाइज़ किया था उनके उस आइडिया को, किस तरह से किया था। वो सारी चीज़ें हमने जस्टिस की वीडियो जो आपने देखी होगी चैनल पर कवर कर रखी है। तो राजीव भार्गव में भी ये मिल जाएगा, हमारी बुक से भी ये आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्सनल इज़ पोलिटिकल, इनमें से किस आइडियोलॉजी के साथ कंसर्न नहीं? किसका स्लोगन है? फेमिनिज्म का स्लोगन है। पर्सनल इज़ पोलिटिकल स्लोगन बहुत फेमस रहता है फेमिनिज्म में। क्यों फेमस है भाई? पर्सनल इज़ पोलिटिकल के मायने क्या है, पहले तो ये समझो। पर्सनल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे फिलोसफर्स ने, गवर्नमेंट ने, पॉलिसी ने, थिंक टैंक ने पर्सनल स्पेस पे ध्यान ही नहीं दिया है कि घर में जो चीज़ें हो रही है ना वो पर्सनल है। सरकार कहती है हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपके घर की बात है। तो ये फेमिनिज्म कहते हैं भाई घर की बात में मतलब सप्रेशन तो वहाँ पर भी हो रहा है ना, वहाँ भी तो उसको बहुत सारी चीज़ें सहन कर पड़ रही है ना। तो पर्सनल इज़ पोलिटिकल का मतलब है कि आपको प्राइवेट स्पेस भी जो है वो भी पोलिटिकल है, पब्लिक है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। इसलिए फिर लो आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस जैसे, कि वहाँ पर ऐसे नहीं कोई मार सकता है, ऐसे ही कुछ नहीं कर सकता। और कुछ कंट्रीज़ में मैरिटल रेप को लेकर भी लॉ है। तो पर्सनल इज़ पोलिटिकल स्लोगन ये बातें कर रहा है। 1970s के टाइम में पॉपुलर हुआ था बाय एक ऐसे लिखा जाता है अमेरिकन फेमिनिस्ट के द्वारा, कैरोल हैनिस के नाम है, अगर इसकी मैं प्रनाउंस नाम अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है। तो हंसिक हिंदी में लिखा आ रहा है, आई थिंक हंसिक इनको कहते होंगे या कुछ और कहते होंगे, नाम कैरोल हंसिक है इनका। तो याद रखना इनका ऐसे आता है 1970s के आसपास ये पॉपुलर होता है। और ये मोस्टली मैंने जहाँ तक पढ़ा है ये सेकेंड वेव फेमिनिज़म में स्लोगन उठाया जाता है। तो फेमिनिज़म की वेव होती है ना, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म में फर्स्ट मूवमेंट चलती है, फिर मूवमेंट सेकंड आती है, उसको सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म कहते हैं, थर्ड वेव है, करते करते अब फोर्थ वेव की भी बातें चलती रहती है। तो उसमें ये आता है पर्सनल इज़ पोलिटिकल स्लोगन। तो यस, सेकंड वेव रेडिकल फेमिनिज्म वाली हमने बता रखा है, पर्सनल इज़ पोलिटिकल टाइम पीरियड ये है। मेन थिंकर इस वेव के कौन से, वो भी आप हमारी बुक से ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा थिंकर है कम्युनिटेरियन? ठीक है, तो पीछे हम बता रहे थे ना, रॉबर्ट नॉजिक तो लिबर्टेरियन थिंकर है, फ्रेडरिक है, मिल्टन फ्रीडमैन, ये कौन है? ये भी लिबर्टेरियन थिंकर है। बचे कौन? सैंडल, माइकल सैंडल, कम्युनिटेरियन थिंकर है। तो ये वाल्ज, माइकल सैंडल और चार्ल्स टेलर कम्युनिटेरियन थिंकर है, ये आपको अब पता होने चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए लिबर्टेरियन थिंकर कौन है, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कम्युनिटेरियन थिंकर बेसिकली किन किन चीज़ों की बात करते हैं? कम्युनिटेरियन थिंकर मैंने आपको पहले भी बताया है, वो बात करते हैं कम्युनिटी की, स्टेट की, वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जैसे लिबर्टेरियन थिंकर देते हैं। तो माइकल सैंडल ने भी अपने थ्योरीज़ को जो है ग्लोबल लेवल पर प्रोजेक्ट किया है, कम्युनिटेरियन थिंकर को पब्लिक डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे लेक्चर हैं। इवन सैंडल के तो यूट्यूब पे अभी भी लेक्चर है, बहुत फेमस है। और जस्टिस के आइडिया पर भी इनके बहुत लेक्चर है, बहुत व्यूज़ आ रखे हैं, देखना आप कभी बैठ के। तो सैंडल ने अपनी बहुत सारी बुक्स लिखी है, वो बेस्ट सेलर बन रखी है इंटरनेशनल लेवल पर। तो माइकल सैंडल एक ऐसे थिंकर है जो कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटलिज्म एक्सट्रीम साइड पे जब जाता है तो उस चीज़ों को बैलेंस करने के लिए माइकल सैंडल की थ्योरीज जो है, अप्रोचेस जो है, बहुत काम आती है। बढ़ते हैं इसके सोर्स की और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ बाय एंड्रू हेविड में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हमारे एजुसीकर CUET की PG की ई-बुक्स में भी मिल जाती है। क्लीशे हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं ये चीज़ें ना जैसे रिपीट कर रहा हूँ बार बार, सोर्स आप खुद देख लिया करो, ना ही बोलूँ। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड स्टेट आर लिंक्ड टुगेदर इन, ये दोनों चीज़ों पर किसने काम किया है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एंड स्टेट दोनों लिंक है, किसने बात की है? TH ग्रीन ने बात की है। तो TH ग्रीन ने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के कंसेप्ट पर अच्छा खासा काम किया है। ये कंसेप्ट कॉमन गुड के बेस पे है। कॉमन गुड का मतलब यही है कि इंडिविजुअल को ये रियलाइज़ करना होगा कि उसका जो भलाई है वो कॉमन गुड में छिपी हुई है, और ये रियलाइज़ कराने के लिए काम किसको करना होगा? स्टेट को करना होगा।
ठीक है। स्टेट किस पे काम करे? कॉमन गुड में। कॉमन गुड के मतलब सबकी भलाई करे, ठीक है ना। जैसे गांधी जी का सर्वोदय गाइडेंस, सबका भला हो, तो स्टेट, लेकिन वो गांधी जी तो नार्किस्ट थे ना, वो तो स्टेट नहीं चाहते थे। टी.एच. ग्रीन कहता सबका भला हो, सबका भला कौन करे? स्टेट लेकर आए ना वेलफेयर पॉलिसी, स्टेट भला करे। तो यही है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। किसकी ये ऑब्लिगेशन है? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल यहाँ पर क्या है? दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू डू व्हाट? टू डू वेलफेयर ऑफ द ऑल पीपल, कॉमन गुड करे, ठीक है। उसी हिसाब से पॉलिसी बनाए। टी.एच. ग्रीन का ये आइडिया है, ओ.पी. गौबा में आपको मिल जाएगा। उनकी जो राइटिंग है वो भी याद रख लीजिए, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ना, 1882 में ये राइटिंग लिखी जाती है। तो ये काम आते हैं आपके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ध्यान से देखिए ये चीज़ें। ओके, रॉबर्ट मॉरिसन यानी R.M. मैकाइवर से जाने जाते हैं। इनका कौन सी बुक है इनमें से? मॉडर्न स्टेट बुक उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में भी। 1926 में ये पब्लिश करते हैं मॉडर्न स्टेट। यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि स्टेट हैज़ नो परफेक्ट फॉर्म। इसमें ना एक बड़ी अच्छी इन्होंने ऑब्जर्वेशन रखी है कि स्टेट ऐसे नहीं कि बन रखी है, स्टेट बन रही है। स्टेट एवोल्यूशन के प्रोसेस में है। ऐसे नहीं जो स्टेट बन गई है वो वैसे ही रहेगी, वो बदलती रहेगी विद द सर्कमस्टांसेस और चेंजिंग नीड्स। तो आज जो स्टेट है 100 साल बाद वैसी स्टेट नहीं होगी। तो हम ये नहीं कह सकते स्टेट की एग्जिस्टेंस आ गई है फाइनल स्टेज में, कुछ भी नहीं ऐसा है। इवॉल्व कर रही है, ये तो अभी बिगनिंग है बट नॉट एन एंड, ये कहते हैं। तो इसलिए इनकी कंट्रीब्यूशन मॉडर्न स्टेट की बुक में ये ऑब्जर्वेशन अच्छी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी ओ.पी. गौबा में इन्होंने, आप देख सकते हो कि मॉडर्न स्टेट 1926 में पब्लिश हुई। तो ओ.पी. गौबा में बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको, इग्नोर ना की करिए उनके लाइक ऐसे थिंकर्स, ऐसी राइटिंग्स को जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो। और मैंने खुद ही कहा है आपको बार बार, बेसिक बुक है, आपको पढ़नी पड़ेगी ओ.पी. गौबा अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। जब आप थक जाते हो बल्कि बुक पढ़ कर या नहीं पढ़ा जा रहा, नहीं समझ आ रहा, इसलिए फिर CUET PG की बुक हमने बनाई है, उसमें भी ये सारी चीज़ें बेसिक कवर है, मिल जाएगी आपको, वहाँ से पढ़ लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है? एक्सेस टू एडवांटेज, ये किसका आइडिया है? राइट आंसर है G.A. कोहेन। चलो, तो ये आइडिया में बेसिकली वो क्या कहते हैं, देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड एक्सेस टू एडवांटेज 2014 के आसपास वो ऐसा कोई ऐसे लिखते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या समझाना चाहते हैं? वो बेसिकली ये समझाना चाहते हैं जो कैलिटेरियन थिंकर होते हैं ना, वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, उनका इंडिकेटर क्या है, क्या इक्विलाइज कर रहे हैं? वेलफेयर को इक्विलाइज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को कर रहे हैं, या कुछ वेलबींग के अदर इंडिकेटर को कर रहे हैं? वो बेसिकली कहते हैं कि सिंपल सी बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। वो चाहते हैं कि कोई भी डिसएडवांटेज ना रहे सोसाइटी में किसी इंडिविजुअल के लिए, उसको लिमिनेट करना चाहते हैं कि नुकसान ना हो, किसी का फ़ायदा ही हो। तो वो सारे थिंकर इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। किस चीज़ पे? एडवांटेज पे। इसी को वो कह रहे हैं एक्सेस टू एडवांटेज। ये थ्योरीज इसी चीज़ पे काम करती है कि आपको एडवांटेज का एक्सेस मिल जाए, आपका किसी ना किसी से भला हो जाए, आपका किसी ना किसी वे में फ़ायदा हो जाए, तभी इसे अप्रोचेज, ऐसी थ्योरीज लेकर आई जाती है। ये जो थिंकर इगैलिटेरियनिज्म के थिंकर है, जो काम करते हैं लाइक अपनी इस डेप्थ में जाकर इक्वालिटी के आइडिया पर, फिलॉसफी पर, थ्योरीज़ पर, मेथड्स पर, ये कोई बुक में ही नहीं रह जाते। कल को ये पॉलिसीज़ बन ही जाती है, कोई ना कोई गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर ही देगी। सो आज आप जो रिजर्वेशन का आइडिया देख रहे हो, ठीक है, या फ़ीस कम होगी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, अपनी ये सारी चीज़ें देख रहे हो, ये एक सबसे पहले शुरुआत हमेशा फ़िलासफ़र्स ही करते हैं। वो लेकर आते हैं आइडियाज़ और उसको इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो एगैलिटेरियनिज्म थिंकर क्या कर रहे हैं? कोहेन कह रहे हैं एडवांटेज का एक्सेस प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों को, इस पे फोकस कर रहे हैं। बाकी डिबेट तो है, ये है, क्रक्स निकाल कर वो उन्होंने रखा है। तो यहाँ पर उन्होंने उनके आर्टिकल से ये जो ऐसे है, ठीक है, ऑन द करेंसी ऑफ एगैलिटेरियन जस्टिस, उसमें बात करते हैं कि मैं इक्वल एक्सेस टू एडवांटेज किसे कहता हूँ, एडवांटेज का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है। वही चीज़ें मैंने आपको समझाई है। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए कैसे पढ़ना चाहिए, बीच बीच में मैं बताता आ रहा हूँ, वही चीज़ें वापस रिपीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हर कंसेप्ट को आपको फोकस करना पड़ेगा, किसी कंसेप्ट को छोड़ नहीं सकते। फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, अनार्किज्म भी इवन यहाँ पर ऐड कर लीजिए। इनके मेजर थिंकर, मेजर बुक्स, मेजर कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने होंगे, ठीक है।
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न ABCD, डायरेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल कोटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकते हैं। पढ़ना कहाँ से, OP का बस है, बेस है, शुरुआत कीजिए हेवुड पे, बाद में शिफ्ट करिए। फिर थर्ड बुक आपके लिए ये है कैथरीन मैकिनन, एग्ज़ाम पास है, कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। CUET PG पॉल साइंस ई बुक, ठीक है, 2024 एडिशन, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। सीधा पढ़ना शुरू कर दीजिए, जब तक आप एग्ज़ाम के पास आएंगे 3-4 बार अच्छे से बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी होती जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ पहले भी आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है, और आपको सपोर्ट ये बुक दे देगी। अब हम इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्रेसिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त 2021 में किसने अज्यूम की, किसके पास गई वो प्रेसिडेंसी? इंडिया के पास गई थी इस टाइम पर। तो ये आपको पता होना चाहिए था। आई थिंक जब 2021 का ये अटैम्प्ट देते, एक तरह से करंट अफेयर का तब के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर गई है। आजकल 2023 में तो एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन ढंग से नहीं कोई पूछा गया था, तो इसलिए घबराना मत। इस बार कितने पूछे जाएंगे, 1 या 2 से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि मोस्टली सिलेबस पर ज़्यादा फोकस है NTA का जब क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये 2021 में हुई थी। मेजर एरियाज इन्होंने कवर किए थे उस टाइम पर, उसी मंथ में जब ये इनको प्रेसिडेंसी मिली थी कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम करेंगे, पीस कीपिंग पे या काउंटर टेररिज्म पर। ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। इसके सोर्स की बात करें तो आपको ये किसी न किसी न्यूज़ वेबसाइट से ही मिलनी थी, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। CUET PG की जो हमारी बुक है, तो उसमें भी हमने ये चीज़ें कवर कर रखी है। IR का अगला क्वेश्चन, एन टिकनर किसके लिए जाने जाते हैं? एन टिकनर जो थिंकर है, क्या कंट्रीब्यूशन है उनकी? राइट आंसर है फेमिनिज्म के लिए जाने जाते हैं। फेमिनिस्ट स्कॉलर है, लेकिन IR में काम करते हैं। तो इनकी बुक है जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पर इनका नाम बन गया ये बुक आने के बाद। तो इसके अगर बात करें तो हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स जो एंड्रू हेवुड है, उन्होंने तो पूरा इसकी डिटेल दे रखी है बॉक्स बनाकर, ब्रीफ डिटेल जो आपको पता होनी चाहिए। ब्रीफली ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें ना मोटी मोटी एक चीज़ बताता हूँ आपको, मिस मत करना। हंस जे मॉर्गेंथो के 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म बहुत फेमस होते हैं IR में, और एन टिकनर लेकर आते हैं फेमिनिज्म के 6 प्रिंसिपल IR के पर्सपेक्टिव से। वो लेकर आते हैं रियलिज्म के, लेकिन फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव से। तो मॉर्गेंथो को एक तरह से ना कि वो जो एंगल है वो कहते हैं मेल डोमिनेटेड प्रिंसिपल थे मॉर्गेंथो ने जिस तरह से देखा। इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, एंगल देखो, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इसको समझने की कोशिश करो। और एन टिकनर फेमस हो जाते हैं इन्हीं बातों के लिए, ठीक है। और IR की स्टडी में इनका नाम है। और ये ध्यान रखना, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन बुक 1992 में लिखते हैं, हंस मॉर्गेंथोस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म ए फेमिनिस्ट रीफॉर्मुलेशन, ये उनकी एक राइटिंग है, 1988 में आती है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन 9/11 2002 में आती है। तो अच्छा नाम है। अब फेमिनिज्म अगर IR में देखना चाहते हो किनका है, एन टिकनर का नाम है। हमने भी ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है अपनी CUET PG की बुक में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रखा है आपसे कि देतान का जो कंसेप्ट है वो कहाँ पर फिट होता है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है? कोल्ड वार के टाइम पर ये कंसेप्ट फिट होता है, वहाँ पर ये यूज़ बहुत बार हुआ है। क्या होता है देतान? देतान एक पीरियड होता है जब आप कह लो कि टेंशन रिलीज़ हो रखी है, या कुछ टाइम के लिए वार की जो बला है वो टल गई है, कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए हो सकती है। तो सोवियत यूनियन और US में कोल्ड वार चल रहा था 1960 से लेकर 1979 तक। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं देतान पीरियड ये रहा था। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, कोई इसको कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, बट ये मोटा मोटी 19 साल जो थे, लगभग 20 हो गए, ठीक है, उसके बीच में रहता है। होता क्या है इस पीरियड में? इस पीरियड में बहुत सारे वो एग्रीमेंट्स करते हैं, पीस वाले एग्रीमेंट, यानी आर्म्स को लेकर, न्यूक्लियर बम को लेकर, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन को लेकर ट्रीटी साइन की जाती है। जैसे पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, PTBT ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में, NPT ट्रीटी, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 जिसे ABM ट्रीटी कहते हैं, हेलसिंकी अकॉर्ड्स भी आता है 1975 में। ये सारे क्या बनते हैं? ये एक दतांत पीरियड शो करते हैं कि इनमें तभी तो एग्रीमेंट हो रहे हैं ना, कि लड़ाई झगड़े जो है वैसे वाले नहीं रहे हैं। तो इसलिए ये दतांत पीरियड कहलाता है कि टेंशन थोड़ी ईज आउट हुई है। और ये बेस बनाते हैं आगे चलकर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन यूरोप, जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है यूरोपियन यूनियन भी, आज आप चीज़ें देखते हो,
ये सारी चीज़ें बेस वहाँ से निकल कर आती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रू हेवुड में भी बता रखा है, हमने भी अपनी अपनी बुक में बता रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और पैलेस्टाइन अथॉरिटी इन द यूएन, ठीक है, उसका क्या स्टेटस है? पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी का नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है। नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है। कब बने भाई? 2012 में जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके पैलेस्टीन को क्या बना दिया? नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट बना दिया यूएन का। इसके सोर्स की अगर बात करें, यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट में भी हमें ये डाटा मिलता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि विच रिवर्स आर कवर्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। तो ये ऑप्शंस रहे आपके सामने, उसके हिसाब से आपने आंसर देना है। इसका राइट आंसर है नंबर 4, ये सभी रिवर कवर है। ट्रिकी क्वेश्चन, ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं था, ठीक है, गलत कर सकते थे। समझिए इसको। 1960 में हुई थी, किसके बीच में? इंडिया पाकिस्तान के बीच में। किसने करवाई? मीडिएटर कौन है? मिडल मैन कौन है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने करवाई। क्या था ट्रीटी में? वेस्टर्न रिवर जो है, इंदस, झेलम, चेनाब, किसको मिलेंगे ये 3 रिवर? पाकिस्तान। ईस्टर्न रिवर रावी, ब्यास, सतलुज, किसको मिलेंगे या इसका कंट्रोल किसको मिलेगा? इंडिया को मिलेगा। एट द सेम टाइम इसी ट्रीटी ने अलाउ किया कि कुछ रिवर्स को यूज़ करने के वे क्या हो सकते हैं, कैसे करने हैं, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो इस ट्रीटी में मेंशन है। ये आप ट्रीटी का टेक्स्ट देख सकते हैं, डिटेल में ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है अगर इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए। शॉर्ट में हमने भी CUET PG की बुक पे कवर कर रखी है ये चीज़ें। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कौन से ईयर में हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1962 में हुआ। कोल्ड वॉर के इवेंट्स आपको पता होना चाहिए, बार बार कहता रहता हूँ। तो ये हुआ था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है ये आपको पता होगा, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। 1962 में हुआ है। कोल्ड वॉर के इवेंट्स अच्छे से पढ़ लो, दोबारा कह रहा हूँ, ये फिर से दिखा रहा हूँ आपको। ये सभी इवेंट्स की डेट्स आपको पता होनी चाहिए, ऑर्डर में पता होनी चाहिए। कुछ भी पूछा जा सकता है जंबल करके आपको कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, या कोई भी रैंडम इवेंट कहीं से भी उठाकर कुछ पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हेवुड ने एक टेबल बना रखा है, उसमें सब कुछ दे रखा है। इट्स अ गुड टेबल, ठीक है, ये आप चीज़ें याद रखो, कम से कम उस टेबल को ही रट्टा मार लो, जो भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो आपका आराम से निकल जाएगा अगर कोल्ड वॉर के इवेंट्स पे क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन जो पूछ रखा है इस पे बात करते हैं कि IR में रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई ने कौन सा आइडिया दिया है इनमें से? इसका राइट आंसर है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का आइडिया दिया है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का आइडिया क्या है? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि कंट्रीज़ जो है अब इंटरडिपेंडेंट होगी ये बहुत सारी चीज़ों के लिए। अगर इतने ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं लोग या कंट्रीज़, ठीक है, या बॉडीज़ या ट्रांसनेशनल एक्टर्स भी हो गए हैं, इसमें ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चांसेस आर हाई कि वॉर नहीं होंगे, ज़्यादा बड़े बड़े वॉर नहीं होंगे, बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट्स हमें नहीं दिखाई देंगे। सिक्योरिटी पर, मिलिट्री पर खर्चा कम होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर खर्चा ज़्यादा बढ़ने लगेगा। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस यही चीज़ों के बारे में बात करता है। और भी डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें इसमें। पावर को देखो, इनकी बुक का नाम यही है, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन। कब ऑब्जर्व किया था इन्होंने ये चीज़? 1977 में, जब ग्लोबलाइजेशन की बातें भी नहीं इतनी ज़्यादा हो रही थी, वो 90s के पास होती है, तो तभी इन्होंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके लिखनी शुरू कर दी थी। तो तब उन्होंने ये आइडिया दिया था, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के 3 मेन चैनल्स माने जाते हैं। पहले आता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मेन फीचर, मल्टीपल चैनल्स। दूसरा आता है एब्सेंस ऑफ हायरार्की अमंग इश्यूज। तीसरा आता है माइनर रोल ऑफ मिलिट्री फोर्स। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मिलिट्री का रोल कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्या आर्गूमेंट दिए हैं, क्या एक्सप्लेनेशन दिए हैं इस चीज़ के लिए? आई थिंक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बाय एजुसी का लिखना, आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है। कोविड का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन था, तो उसमें भी मैं कोरोना वायरस को लेकर, इस इशू को लेकर ना बच्चों को तब समझाया था कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के
फ्रेमवर्क को समझते हुए, थ्योरी को समझते हुए हम आज के टाइम को कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो वहाँ पर वो आपको सारी एग्जाम्पल मिल जाएगी, वो वीडियो आप देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रियलिज्म का कोर क्या है? ये आपको पता होना चाहिए रियलिज्म की थ्योरी के बारे में, उसका कोर क्या है। पढ़ते ही देखते ही पता चल रहा है, पावर। पावर इज़ द कोर। बाकी चीज़ें डिप्लोमेसी, ट्रेड, पीपल रिलेशन, इस पर रियलिज्म ऐसा नहीं है कि बोलता नहीं है, काम नहीं करता, करते होगे, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछे ना कोर, क्रक्स, कोर के बारे में पूछा है, पावर पर ज़्यादा फोकस है। तो ये पावर पॉलिटिक्स पे फोकस करते हैं। इवन रियलिज्म यही कहता है, रियलिज्म इज़ द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट्स टुवर्ड्स ईच अदर एंड इज़ ऑल्सो नोन एज पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पावर पॉलिटिक्स पे ज़्यादा स्टडी करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबल पॉलिटिक्स में मिल जाएगी आपको, एंड्रयू हेविट की हमारी ई बुक में भी मिल जाएगी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में ये पूछ रखा है, यूरोपियन यूनियन के टोटल कितने मेंबर है आपने बताना है। इसका राइट आंसर है 27 मेंबर है आजकल जो चल रहे हैं। ठीक है, कब बनती है ये यूरोपियन यूनियन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी एवोल्यूशन का प्रोसेस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कब कब कौन से मेंबर ज्वाइन करते हैं ये भी पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन यूरोपियन यूनियन के पूछे जाते हैं। करंटली 27 मेंबर है, ये हमें पता है। उसकी लिस्ट ये है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2020 में किसने लेफ्ट किया था? यूके ने किया था, जैसे ब्रेक्सिट कहते हैं, ब्रिटेन एग्जिट क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि ईयू में ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब आप कवर करते हो, फाउंडेशन डेट से लेकर हेडक्वार्टर तो कवर करते हो, उसकी एवोल्यूशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की, ईयू की, क्योंकि ये इवॉल्व हुई ना, धीरे धीरे बनी है, एकदम से थोड़ी ना, सीधे थोड़ी ना यूरोपियन यूनियन आ गया था। पहले क्या था, पहले बॉडीज़ के नाम क्या थे, पहले उस बॉडीज़ में कौन कौन सी कंट्री थी, कैसे वो बॉडीज़ बनी, ये सारी आपको पता होनी चाहिए यूरोपियन यूनियन में। ऐसे ही उल्टा सीधा करके क्वेश्चन आपसे पूछते रहेंगे। तो एंड्रयू हेविट में भी मिल जाएगा इसके बारे में जानकारी, और हमारी ई बुक में भी ईयू की जानकारी अच्छे से सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है पढ़ने लायक। नाफ्ता वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1994 बाय विच कंट्रीज? इसका राइट आंसर है यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको ने किया था। नाफ्ता क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की फुल फॉर्म है नाफ्ता की। ठीक है, क्या करता है ये? ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करता है, टैरिफ्स को जो है एलिमिनेट करता है। कहने का मतलब है कि इन कंट्रीज़ के बीच में जो बनेंगे इकोनॉमिक रिलेशन या इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, उसमें टैक्सेस मिनिमाइज ही कर दिएंगे, ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर जो है वो नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अब याद रखना, एक करंट अफेयर बता रहा हूँ, नाफ्ता रिप्लेस हो चुका है 2020 में। अब आपके लिए होमवर्क है, किसके साथ रिप्लेस किया गया है इसको। अगर नाफ्ता नहीं है तो क्या चल रहा है फिर? जाइए गूगल देखिए, पता चलेगा आपको। ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेविट में नाफ्ता की हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूएसए एग्रीमेंट साइंड इन 2020 इज़ नॉन एज, उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है जो 2020 में इंडिया यूएसए ने साइन किया था? बैका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब तक याद हुए कि नहीं? बैका, कोस्मोआ, ये सारे एग्रीमेंट याद होने चाहिए आपको। कब साइन किए गए थे, क्या डेट थी, इसके मायने क्या है, ये सारी चीज़ें इंडिया यूएसए के रिलेशन में आपका पार्ट है, सिलेबस का पार्ट, इसलिए इसको छोड़कर मत चले जाना। ठीक है, तो बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट होते हैं, उनमें से एक एग्रीमेंट यही था। ये होता है बेसिकली जियो स्पेशियल कोऑपरेशन देखने के लिए। अब ये समझिए क्या है, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आपको जब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इंडिया को यूएसए से, कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए? किसी जगह का मैप चाहिए, ठीक है, किसी जगह के कोई नॉटिकल चार्ट्स चाहिए, एरोनॉटिकल चार्ट्स चाहिए, जियो फिजिकल लोकेशन देखनी है, ग्रेविटी डाटा चाहिए, ये सारा जो डाटा है जियो स्पेशियल डाटा, ये सारा शेयर किया जाएगा। ठीक है, किस में ये चीज़ों का ध्यान रखा गया है, साइन किया गया है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसकी एक एजेंसी है जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसमें, और इंडिया के केस में कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इनके बीच में ये साइन हुआ है, इसे बैका कहते हैं। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे। कौन कौन से हुए? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन ही गिने जाएंगे अगर पूछे जाते हैं। तो हमने वैसे सारे कवर कर रखे हैं जो जो मेन एग्रीमेंट आपको पता होना चाहिए इंडिया यूएसए के रिलेशन में हमारी ई बुक में। बात करते हैं पंचशील एग्रीमेंट इंडिया और चाइना में कब साइन हुआ था? इंडिया और चाइना में पंचशील एग्रीमेंट, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, 1954 में साइन हुआ था। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
को एग्जिस्टेंस की बात करता है। इसमें ये 5 जो पंचशील है, 5 प्रिंसिपल है, वो क्या क्या है वो भी आप देख लीजिए। स्क्रीन पर दोबारा बोलने नहीं वाला हूँ, आपको पता होना चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग, ठीक है। बेसिक चीज़ें पूछी गई है 2021 में, वेरी इजी। आपका ये जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम एक बहुत ही आसान है। ब्रिक्स किसके लिए स्टैंड करता है बताओ। ये फुल फॉर्म पूछ ली ब्रिक्स की, मतलब डेप्थ में नहीं गए, ब्रिक्स के बारे में और चीज़ें नहीं पूछी, सिंपल फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो इसलिए बहुत इजी चीज़ें हैं ये। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फो दे देता हूँ। ब्रिक टर्म किसने कॉइन की थी? 2001 में कॉइन की थी। किसने की थी? जिम ओ नाइल ने की थी। कौन है ये? इकोनॉमिस्ट है। कहाँ के? गोल्डमैन सैक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से है। क्या बात करते हैं? ये 4 कंट्री की बात करते थे। ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, इमर्जिंग इकॉनमी जो आने वाले टाइम पर इकोनॉमिकली डोमिनेट करेंगे अपने रीजन में, ठीक है। लेकिन 2010 में एक और नई चीज़ होती है जो जिम ओ नाइल की ऑब्जर्वेशन में भी नहीं थी उस टाइम पर। साउथ अफ्रीका भी ऐड हो जाता है इसमें, और ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है ब्रिक्स। इसको आज हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। एस भी आ गया, साउथ अफ्रीका भी आ गया। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से, एंड्रू हेवुड की बुक से भी आपको मिल जाएगी। आगे बात करते हैं। सार्क जो है उसमें कितनी कंट्रीज़ है? ये भी इजी क्वेश्चन है। 8 कंट्रीज़ है, सबको पता होती है, बेसिक क्वेश्चन है। तो सार्क कब बनता है? 1985 में बनता है। वो 8 कंट्री भी आपको पता होनी चाहिए, यानी पहले 7 थी, 8वीं कौन ज्वाइन करता है? अफगानिस्तान करता है। वो 7 कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। फिर अफगानिस्तान ज्वाइन करता है 2007 में। अब 8 कंट्री जो है वो सार्क का पार्ट है, ठीक है। ये सार्क की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, हमारी ई बुक में भी मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रखा है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को 2019 से लेकर 23 तक किसने चेयर किया? अजरबैजान ने। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इजी नहीं है, बच्चे स्किप भी कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो अजरबैजान ने किया था 2019 में, ठीक है। और कहाँ पर किया था? बाकू सुमित में किया था। लेकिन अब आपके लिए एक नई चीज़ है। जनवरी 2024 से किसने टेक ओवर कर लिया इस चेयर पर? युगांडा ने। कहाँ पर हुआ? कंपाला पे। ये सुमित, ये याद रखना, ये चीज़ें इसको पढ़ लेना एक बार डिटेल में जाकर, ठीक है, कि क्या था सुमित, कहाँ पर हुआ, चेयर हुई, युगांडा को अगर मिली कितने साल तक मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें आप कवर करनी है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये पूछ लिया गया है आपसे, तो ये इसका आंसर है एडिस अबाबा। तो वहाँ पर यह हेडक्वार्टर है। एक वीडियो ही देख लो ना आप, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पर मैंने क्विक रिवीजन बना रखी है। क्विक रिवीजन वीडियो पूछते रहते हो तो बहुत तो पहले NetJRF के लिए बना रखी है, कम से कम आप भी तो वो कवर करो। उसमें अफ्रीकन यूनियन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, EU वगैरह सब कवर कर रखा है, देखिए ना जाकर वीडियो। वो 55 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, ठीक है। 2002 में बनती है, ठीक है। एंड एज ए सक्सेसर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, यानी OAU पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको कौन सक्सीड करता है? अफ्रीकन यूनियन। कब करता है? 2002 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एडिस अबाबा। ये जगह कहाँ पर है? इथियोपिया में है। इथियोपिया कहाँ पर है? अफ्रीकन यूनियन की बात कर रहे हो तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बेसिक मैंने कवर कर रखी है। सर्च करो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बाय एजुसीकर, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी डिटेल्स, उसी में सारी ये ऑर्गेनाइजेशन कवर हो जाएंगी अच्छे से। ये सब कुछ कवर कर रखा है उसमें, एडिस अबाबा, इथियोपिया वगैरह, कितने मेंबर, कौन सी पहली ऑर्गेनाइजेशन, बाद में कौन सी आई, ये सब कवर है। मिलीबैंड एंड प्लोन्टास इनमें से किस डिबेट के साथ जुड़े हुए हैं? राइट आंसर है नेचर ऑफ स्टेट इन कैपिटलिज्म। यार का क्वेश्चन भी है, पॉलिटिकल थ्योरी का भी क्वेश्चन है, डिपेंड करता है आप किस में रखना चाहते हो, तो हमने IR में रख दिया है, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में स्टेट का नेचर क्या है, इस पे कौन बात करता है? ये मार्क्सिस्ट थ्योरीज है, मिलीबैंड एंड प्लोन्टास, दोनों का नाम यहाँ पर फेमस है। इसके सोर्सेज की बात करें, ओपिकापा में भी मिल जाएगा, हमारी ई बुक में भी मिल जाएगा आपको। अब बात करते हैं IR को कैसे कवर करना है। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया, रिपीट कर रहा हूँ वही पॉइंट, दोबारा से सुन लीजिए। IR की थ्योरीज़ को अच्छे से पढ़िए। हर IR की थ्योरी के थिंकर कौन से हैं, उनके मेजर वर्क्स कौन से आपको पता होने चाहिए। IR की ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पढ़िए, डेट ऑफ फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, उनके इंपॉर्टेंट समिट एग्रीमेंट से लेकर उनके एवोल्यूशन के प्रोसेस को पढ़िए। फैक्चुअल पार्ट जो हेवुड की बुक में है ग्लोबल पॉलिटिक्स के, कवर कर लीजिए। कहाँ पर है? बॉक्सेस दिए होते हैं, टाइमलाइन के बॉक्सेस होते हैं, कुछ बॉक्सेस होते हैं, जैसे एन टिकनर का बॉक्स मैंने आपको दिखाया। ऐसे
बॉक्सेस को कवर कीजिए, बॉक्सेस से क्वेश्चन आपके ऐसे निकल जाएंगे, बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बॉक्सेस में ही सारे फैक्ट्स हैं। तो पैटर्न जो आएगा वही ABC डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे देखिए हमने IR के कुछ फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन को भी फोकस कीजिए, नैम पर फोकस कीजिए, इंडिया, USA, पाकिस्तान, चाइना, इन कंट्रीज़ के साथ जो एग्रीमेंट्स हमारे वो लिखे, जैसे इंदस वाटर ट्रीटी में पूछ लिया गया, चाइना के केस में हमसे पूछा गया पंचशील एग्रीमेंट, USA के केस में बैका का पूछ लिया गया। तो ऐसे एग्रीमेंट्स पर वो फोकस कर रहे हैं, आपको पता होने चाहिए ये सारी चीज़ें। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रू हेवुड पढ़िए, थोड़ा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं राजीव सिकरी का पढ़िए, उसमें डिटेल और मिल जाएगी आपको। नहीं तो CUET PG की जो हमारी पॉल साइंस की बुक है रैपिड फायर, वो पढ़ लीजिए, 2024 एडिशन, सारी चीज़ें उसमें कवर्ड ही है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के क्वेश्चन को। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है उसमें ये पूछ रखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई थी। उन कमेटीज़ के चेयरमैन के आपको नाम पता होना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के BR अम्बेडकर थे, वैसे ही यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन पावर कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। कमेटी ऑन द रूल ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। फंडामेंटल राइट सब कमेटी JB कृपलानी। हाउस कमेटी B प्रताप B सीतारामैया। क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्ण स्वामी। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली GV मैवलंकर। ये सभी कमेटीज़ जो है इंपॉर्टेंट, इनके नाम आपको दे दिया है, याद रख लो, शायद इस बार क्वेश्चन पूछा जाए तो गलती मत करके आना। तो ये सोर्सेज क्या थे आपको लक्ष्मीकांत से भी मिल जाएगा, हमारी बुक में से भी मिल जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आर्टिकल 52 से लेकर 62 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किसके साथ डील करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ डील करते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा कौन कौन से आर्टिकल है। जैसे 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जेक्टिव पावर ऑफ द यूनियन, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, 58 क्वालिफिकेशन फॉर री इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्शन वाली चीज़ें देखना, कहीं गड़बड़ मत करना। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन का आर्टिकल 58 है। 54 और 55 भी है, वो भी इलेक्शन को लेकर है, ध्यान रखना। एक में मेथड है, मैनर है, कैसे होगा। एक 54 इलेक्शन की डायरेक्टली बात करता है। 59 प्रेसिडेंट ऑफिस की कंडीशंस की बात करता है। 60 ऑथ की बात करता है। 61 इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात करता है प्रेसिडेंट के। 62 अगर वैकेंसी हो प्रेसिडेंट के ऑफिस में तब टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन या अदर प्रोविज़न की बात करता है। तो ये आपने याद रखना है कि 52 से लेकर 62 जो है वो डील करते हैं प्रेसिडेंट की पावर के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारी ई बुक में भी आपको मिल जाएंगे प्रेसिडेंट के रिलेटेड, जो आपको पढ़ने चाहिए या याद होने चाहिए, वो सब चीज़ें मेंशन है। सरकारिया कमीशन 1983 वाज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शंस देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आंसर बताइए। सेंटर स्टेट रिलेशन इसका आंसर है। सरकारिया कमीशन आपको पता है सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ कंसर्न है, क्योंकि इससे पूछा गया था इनसे कि सेंटर स्टेट के रिलेशन को और बढ़िया करने के लिए रिकमेंडेशन दीजिए। 1983 में इसको सेटअप किया जाता है। रंजीत सरकारिया जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे वो इसको चेयर करते हैं। और ये जो रिकमेंडेशन देते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में, बहुत सारी रिकमेंडेशन जो है मानी जाती हैं। तो इनकी रिकमेंडेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को लेकर आज भी कोर्ट की जाती है। इंडियन पॉलिटी में सब कुछ दे रखा है डिटेल में, सरकारिया कमीशन के जाकर वहाँ से रिकमेंडेशन भी पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन से डेट पे कौन कौन से कमीशन आए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है जो SR बम्बई का केस है वो इसके यानी इसमें ऑप्शन में से किसके साथ रिलेटेड? आर्टिकल 350 के साथ, 356 के साथ रिलेटेड है। ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है? 356 स्टेट इमरजेंसी के बारे में है, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। याद रखना SR बम्बई केस में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जजमेंट थी और बहुत सारी चीज़ें कोट की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि बम्बई केस जो है वो सिर्फ इसी की बात करता है प्रेसिडेंट, लेकिन ऑप्शन में यही चीज़ थी इसलिए बात करता है। अदरवाइज सेकुलरिज्म को भी लेकर इनकी बातें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर भी बम्बई में काफ़ी ऑब्जर्वेशन दे रखी है। तो ये केस अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से 356 के डील करता है, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी और हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये केस भी कॉन्स्टिट्यूशनल
केसेस में से एक इम्पोर्टेंट केस है। आप जाइए यूट्यूब पर वीडियो देखिए, लैंडमार्क केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बना कर रखी है, 12 केस उसमें अच्छे से बैकग्राउंड के साथ कवर किए हैं, तो आपका वहाँ से ही कवर हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। 7 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ डील करता है इन सभी लिस्ट के साथ, क्योंकि 7 शेड्यूल में कोई एक लिस्ट की बात नहीं की, तीनों लिस्ट की बात की जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। बढ़ते हैं इसके सोर्स की और लक्ष्मीकांत में भी आपको मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब पेयर एक्ट पढ़ते हो, यानी जिसमें सिर्फ मेन आर्टिकल्स ही है, कमेंट्री नहीं है, लक्ष्मीकांत जैसी बुक नहीं है जिसे बेयर एक्ट हम कहते हैं, उसमें भी ये चीज़ें मिल जाएगी। ये आपसे पूछ रखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, यानी एक स्टेटमेंट निकाल ली कॉन्स्टिट्यूशन से, आपसे पूछा ये किस आर्टिकल के साथ रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल 75 के साथ रिलेटेड है, क्योंकि आर्टिकल 75 ही प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट की बात करता है, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है। तो बेसिकली उसे कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ये लिखा गया है विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आर्टिकल 75 बार बार किया जाता है। 74 और 75 में स्टूडेंट जो है उनमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो 74 में ये लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होंगे। किस लिए होगी? टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 74 ये कहता है। लेकिन 75 बात करता है अपॉइंटमेंट की, ये आपने ध्यान रखना है। 75 बात करता है अपॉइंटमेंट की, किसकी? प्राइम मिनिस्टर की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? इंडियन पार्लियामेंट इनमें से किस से कॉम्प्राइज होता है? कौन कौन पार्ट है इंडियन पार्लियामेंट का? ये PYQ है, आई थिंक 2022 में भी आया था, 2021 में भी आ रखा। इन सभी का वो बनता है पार्ट। हर बार क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से ट्विस्ट कर देते हैं। तो 3 ही तो चीज़ें होती है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। बढ़ा रखा है मैंने 2022 के PYQ में, यहाँ पर दोबारा से आपको बता दिया। तो ये भूलना मत, ये क्वेश्चन ऐसा लगता है एग्जामिनर का फेवरेट, बार बार पूछी जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्यूरेशन क्या थी बताओ? ये भी क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। 2 दिन ज़्यादा हो गई, 2 दिन कम लग गए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 2 साल लिए थे, ये तो क्लियर है। अब उसने ट्विस्ट क्या किया है? 10 मंथ्स 17th डे, 11 मंथ्स 17th डे। बच्चों को 17th डे याद हो जाता है, उसने मंथ के साथ छेड़ा है। मतलब वो चाहता है कि आप आंसर ना दो इसका, ठीक है? आपको कन्फ्यूज़ कर देता हूँ मैं। राइट आंसर है 11 मंथ लगे थे 17 डेज़ के साथ। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ऐसे क्वेश्चन वैसे कोई मतलब नहीं बनता, बट एग्जामिनर को मज़ा आता है पूछने में। 2 साल 11 महीने, लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंगली 18 डेज़ लगे थे, 17 नहीं लिखे हैं उन्होंने 6th एडिशन में, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में हमें 17 डे ही मिलते हैं। बट एनीवे वी विल गो विद लक्ष्मीकांत, काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है इन्फॉर्मेशन का, गलतियाँ की गुंजाइश उसमें कम होती है, तो वी विल गो विद डैट। NTA गलतियाँ कर सकता है लक्ष्मीकांत, ऐसे लगता है कम ही करता होगा भाई। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से? इजी क्वेश्चन है, 360 के साथ डील करता है। सारी इमरजेंसी के आर्टिकल आपको पता होगी, उसकी बेसिक प्रोविज़न भी आपको जो हो याद होनी चाहिए। याद रखिए, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ डील करता है आर्टिकल 360। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट के साथ कौन सा डील करता है? 356। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। किस ग्राउंड पे लगाई जाती है वो ग्राउंड आपको पता होने चाहिए। सभी चीज़ें ये याद होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं इंडियन पॉलिटी की, और आपको पता होना चाहिए। रिकॉग्नाइज पार्टीज कितनी है इंडिया में? क्योंकि ये 2021 का क्वेश्चन है, तो तब कितनी थी? तब 8 थी, लेकिन आज कितनी है? आज 6 हैं। कौन कौन सी है चलिए देख लेते हैं। हमने अपनी बुक में ऐड कर रखा है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन में कि 6 कौन कौन सी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, BSP है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कौन सी वाली? मार्क्सिस्ट वाली है, नेशनल पीपल्स पार्टी एंड आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टीज़ है जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज़ है प्रेजेंटली, ठीक है? इवन 2024 में भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मार्च में, तब भी यही 6 है। तो आपने याद रखनी है, एग्ज़ाम में अगर दोबारा पूछी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने सोशल डॉक्यूमेंट कहा है? ग्रैनविल अस्टीन ने कहा है। ग्रैनविल अस्टीन अपनी बुक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक सोशल डॉक्यूमेंट है। ये देखिए उनकी बुक का एक स्क्रीनशॉट, उसमें उन्होंने लिख रखा है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, 52nd अमेंडमेंट ने ऐड किया था 1985 में, लेकिन उसने कौन सा शेड्यूल ऐड किया था इस अमेंडमेंट में? 10th शेड्यूल ऐड किया गया। तो 10th शेड्यूल जब भी आए
समझ लेना एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की जा रही है। तो 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की जाती है। इसमें प्रोविज़न दे रखी है ताकि कोई पार्टी जब कोई चेंज करता है तो क्या क्या होना चाहिए उसके साथ, वो सारे एंटी डिफेक्शन लॉ में डील किए जाते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। 52nd अमेंडमेंट 1985 में आती है। लेटर लक्ष्मीकांत में देखिए, लेटर 91st अमेंडमेंट एक्ट of 2003 made one change in the provision of the 10th schedule. It omitted an exception provision, disqualification on the ground of defection not apply in case of split. स्प्लिट किसको माना जाएगा? अगर पार्टी में से एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे व्यक्ति निकल कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो ये स्प्लिट माना जाएगा। यहाँ पर डिफेक्शन का लॉ नहीं लगेगा, यानी उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, उनकी कुर्सी बनी रहेगी। अगर वो एमपी है वो एमपी बने रहेंगे, वो अगर एमएलए हैं एमएलए बने रहेंगे। 91st अमेंडमेंट 2003 को भी याद रखना है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 को भी याद रखना है। कौन सा शेड्यूल ऐड किया? 10th शेड्यूल ऐड किया था इसने, ये भी याद रखना है। एंटी डिफेक्शन लॉ से ऐसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे, इन्हीं फैक्ट में से इधर उधर किया जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। मनरेगा एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कितने दिनों की गारंटी देता है काम की? 100 डेज़ की गारंटी देता है, आपको पता होगा। वैसे ये आपका पब्लिक पॉलिसी में भी डाला जा सकता है क्वेश्चन, लेकिन हमने इसमें ही रख दिया है। तो द थिंग इज़, पहले नरेगा था, फिर बाद में 2009 में ये मनरेगा बन गया। 100 डेज़ की इसमें गारंटी दी जाती है। ये राइट टू वर्क से रिलेटेड पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वेलफेयर पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें 100 डेज़ वाली है। हमने अपनी ई बुक में भी ये चीज़ें कवर कर रखी है, क्योंकि हमारा मानना है कि एनटीए पॉलिसीज़ के बारे में आपको पूछ सकता है ऐसे। ब्लॉक कैपिटलिस्ट टर्म किसने यूज़ की है? राइट आंसर है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने की है। तो ये एक फेमस कमेंटेटर के हमारी प्लेलिस्ट होगी चैनल पर, फेमस कमेंटेटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बाय एजू सीकर लिखना, तो उसमें ये सभी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। फ्री क्रैश कोर्स है, देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बना के रखी है, वही आपके पास टाइम नहीं है देखने का, इधर उधर भागते रहते हो। देख लिया करो ना इधर थोड़ा सा कभी कभी, बताओ। सारी चीज़ें आपके लिए लिख रखी है वहाँ पर। ब्लॉक कैपिटलिस्ट क्या है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ कौन थे, कैसे ये कपल बने, ये सारी चीज़ें, कौन सी इन्होंने डिग्री की थी, कौन सी इन्होंने बुक्स लिखी, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें कही, कौन से कोट इनके फेमस है, सब कुछ इन शॉर्ट 10 मिनट की वीडियो में बता रखी है चीज़ें। सभी वीडियोस को देख सकते हो। 1 घंटे के अंदर फेमस कमेंटेटर ख़त्म हो जाएंगे। स्पीड पे देखो 1.25 की, 1 घंटे के अंदर सिलेबस ख़त्म करा रहा हूँ आपका फ्री में क्रैश कोर्स। बताओ, फ्री की चीज़ें भी जो इतनी अच्छी बन रखी है, वो अब आपने नहीं देखनी तो किसने देखनी है? मैंने अपने लिए नहीं बनाई थी, वो आपके लिए बनाई है, देखा करो उसको जाकर। ब्लॉक कैपिटलिस्ट बेसिकली क्या है, इनकी ऑब्जर्वेशन ये थी इंडिया की पॉलिटिक्स को लेकर। कहते हैं हमारे इंडिया में, चाहे ये थे फॉरेनर, स्टडी इंडिया की कर रहे हैं, और इनकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी फेमस होती है। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं इंडिया में, कैपिटल नेग्लिजिबल है, पैसा इतना खास है नहीं, उस पैसे से ये बैलगाड़ी ही ले सकते हैं, ब्लॉक्स उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहते ये जो है ना इंडिया में ब्लॉक कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल पावर को मैनेज करने में, या कह सकते हो इन्फ्लुएंस करने में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। ये स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर वोटिंग ब्लॉक है इंडिया का, लार्ज वोटिंग ब्लॉक, और पॉलिटिकल एजेंडा को शेप करने की ताकत रखते हैं। तो ब्लॉक कैपिटलिस्ट इन्होंने इसलिए ये टर्म यूज़ की। तो हटके कोई टर्म नहीं यूज़ करेगा, कॉइन करेगा तो उसका नाम बनता है, ठीक है। और उनकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन रही है, कोट की जाती है अभी भी, और इसलिए ये फेमस कमेंटेटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। ब्लॉक कैपिटलिस्ट में इन्होंने डिस्क्राइब किया है किन किन चीज़ों को, मिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट, प्री इंडस्ट्रियल, नॉन कैपिटलिस्ट फीचर्स सभी ऐड किए, जिसमें बेसिकली मिडल पेजेंट आते हैं। जैसे मैंने स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर लिखा है आपको थोड़ा इजी करने के लिए, मिडल पेजेंट का मतलब ये है। ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया में भी आपको बेसिक सी इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। फेमस कमेंटेटर का क्रैश कोर्स देखिए ना, डिटेल में और चीज़ें मिल जाएगी। सो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ? बच्चों वाले क्वेश्चन है, पार्ट 3 है, ठीक है। कितनी बार पढ़ी है ये चीज़ें हमने,
और कौन कौन से पार्ट थर्ड में कौन सा आर्टिकल लेकर कहाँ तक चलता है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये पार्ट थर्ड चलता है, ठीक है। और ये पार्ट थर्ड डील करता है किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ। और फंडामेंटल राइट्स तो वैसे भी फिंगरप्रिंट पे याद होने चाहिए, ये पार्ट थर्ड में है, ये कौन से आर्टिकल से चलते हैं, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इंस्पिरेशन है, आर्टिकल 12 क्या कहता है, 13 क्या कहता है, 14 15 ये सब पता होना चाहिए। सिटीज़न को कौन से राइट मिल रखे हैं, नॉन सिटीज़न को यानी फॉरनर्स को भी कौन कौन से राइट में इंक्लूड किया गया है, वो राइट जो सिटीज़न के लिए अवेलेबल है, वो राइट जो सबके लिए अवेलेबल हैं कौन कौन से हैं, किस राइट में क्या कहा गया है, कितने राइट है, 6 फंडामेंटल राइट्स है, कौन सा अमिट कर गया था, कौन सा डिलीट किया गया है, क्या किया गया है, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। कौन से अमेंडमेंट ने कौन से आर्टिकल में क्या ऐड किया है, ये होती है बेसिक इन्फॉर्मेशन जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। और ऐसा नहीं है कि ये अवेलेबल नहीं है, ढूंढनी पड़ेगी, साफ साफ तो दे रखी है लक्ष्मीकांत में, पढ़ना है, एक अच्छी बुक बन रखी है, उसका उपयोग कीजिए। अब ये पूछ रखा है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है, 12 शेड्यूल डील करता है। तो म्यूनिसिपैलिटी का 12 शेड्यूल किस अमेंडमेंट ने ऐड किया था, 74th अमेंडमेंट ने किया था। कब किया था, 1992 में किया था। लक्ष्मीकांत में ये भी इन्फॉर्मेशन है, हमारी ई बुक में भी दे रखी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पूछ रखा है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट किसके साथ डील करता है। पिछले आपने 74 देख लिया, अब 73rd किसके साथ डील करता होगा, 11th के साथ करता होगा, ठीक है, क्योंकि वो 12 के साथ करता है, एक पीछे ही होगा। 73rd अमेंडमेंट कब आती है, ये भी 1992 में आती है। वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ डील करती है, ये किसके साथ करती है, ये डील करती है पंचायत के साथ। कौन सा इसने शेड्यूल ऐड किया, 11 शेड्यूल ऐड किया। 11 शेड्यूल में क्या लिख रखा है, 29 सब्जेक्ट दे रखे हैं। 29 सब्जेक्ट का मतलब क्या है, पंचायत उन सब्जेक्ट को लेकर उसके पास पावर है, वो सारे 29 सब्जेक्ट पूछ रखे होंगे। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कितने सब्जेक्ट है उसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दीज आर योर बेसिक इन्फो ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये याद रखनी है। ये चीज़ को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, मैं भी थक गया हूँ, बहुत क्लीशे लगने लगा है, हर बार यही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ें मैंने 2023 वाली एनालिसिस की वीडियो में और 2022 में भी कवर कर दिया है। तो लेट्स नॉट डिस्कस इट नाउ। चलिए अब सॉल्व करते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के क्वेश्चन को। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है उसके ऊपर पूछ रखा है कि जो लोअर चैम्बर है पार्लियामेंट का, हाउस ऑफ कॉमन जिसे कहते हैं, वो किस कंट्री में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ ऑप्शन। तो यूके में पाया जाता है। पार्लियामेंट में आपको पता है 2 हाउसेस होते हैं। अपर हाउस को हम क्या कहते हैं वहाँ के, हाउस ऑफ लॉर्ड, और लोअर हाउस को हम क्या कहते हैं वहाँ पे, हाउस ऑफ कॉमन। तो ये आपको पता होगा, वहीं से हम भी इंस्पायर हैं, हमने भी 2 हाउसेस अपने बना रखे हैं। इस तरह से लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पर लोकसभा क्या चीज़ है, हाउस ऑफ कॉमन, और राज्यसभा वहाँ पर क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नहीं है, बट यस 2 हाउसेस है, अपर लोअर उनके भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इनमें से किसका इंट्रिंसिक पार्ट है, आंतरिक हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। द पार्ट ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब है वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम है, पावरफुल है काफ़ी, ठीक है, क्योंकि यूके में जुडिशियल रिव्यू जैसी चीज़ें भी नहीं पाई जाती कि पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। वो सुपीरियर है एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए लिखा गया है। तो यूके में पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट को लेकर कभी कभी कुछ स्कॉलर कमेंट भी करते हैं कि यूके की पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है, बस मर्द को औरत और औरत को मर्द नहीं बना सकती, तो ऐसे कहते हैं। बेसिकली उनका मतलब होता है कि काफ़ी पावरफुल है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की जब बात की जाती है। तपन विश्वास में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। बात करते हैं आगे कि 13th अमेंडमेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सिग्निफिकेंस किस चीज़ के लिए लगती है, क्या उसने किया था, स्लेवरी को अबॉलिश किया था। कब आती है ये, 1865 में आती है, ये याद रखना है आपने। 30th अमेंडमेंट क्या करती है, यूनाइटेड स्टेट में स्लेवरी को अबॉलिश करती है। ये सारी चीज़ें आपको कोई वेबसाइट से उनकी मिल जाएंगी, archives.com में भी, और मतलब आपको मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। सो बहुत सारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक्स होती है, जैसे मैंने तपन विश्वास की एक एग्जांपल दी। एक कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बुक आती है जेसी जोरी की, वो वाली नहीं, एक और आती है जिसमें उन्होंने ना पॉलिटिकल सिस्टम कवर कर रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रखे हैं, यूके यूएसए ऐसी। वो बुक यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, वो हेल्पफुल होगी आपके लिए, ठीक है।
तो बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कैसे कवर करना है ये भी मैंने अपने 2022 और 23 वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, मैं जस्ट आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। चलिए अब समझते हैं हम जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस का एक ही क्वेश्चन, एकलौता क्वेश्चन। ग्लोबल जस्टिस वाइटल है किसके लिए, कौन कहता है? ठीक है, क्या राइट आंसर है? थॉमस पॉगी। तो थॉमस पॉगी क्या कहते हैं? ग्लोबल जस्टिस का मेन आइडिया देते हैं, सेमिनल एसे लिखते हैं जिसका नाम ही यही है, ग्लोबल जस्टिस सेमिनल एसे 2008 में पब्लिश होता है। थॉमस पॉगी, याद रखना, ग्लोबल जस्टिस के थिंकर है। ठीक है, और इसको हमने CUET-PG की ई बुक में भी कवर कर रखा है। इसको कैसे कवर करना है ये भी मैंने बता रखा है आपको कि हर जैसे ग्लोबल जस्टिस को डिटेल में पढ़ना है, कैथरीन मैकनिन से पढ़िए, डिटेल में ये आइडिया वहाँ पर कवर किया गया है। नेशनलिज्म को पढ़ना है, हेवुड की पॉलिटिक्स की बुक में से पढ़िए, सिर्फ पॉलिटिक्स नाम है उस बुक का, पॉलिटिकल थ्योरी या वो वाली बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से एक और बुक आती है पॉलिटिक्स, वहाँ से पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज पढ़ना है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स से पढ़ लेना, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। फिर आप इसमें पढ़ सकते हैं हमारी CUET-PG की 2024 एडिशन, यहाँ पर लिखना था मैंने, ये पुराना वर्जन का नाम था, पहले हम इसको वन लाइनर नोटबुक कहते थे, आजकल हम इसको रैपिड फायर रिवीजन की बुक कहते हैं, और 2024 एडिशन आ रखा है इसका। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।